ना हम लोग एज यू नो डैट कि जुलाई का भी बहुत सारा कवर करने बाकी है। अब तीन एडिटोरियल बचा है जुलाई का, 3 आर्टिकल। तो मैंने बोला था कि इस वीक हम लोग कवर कर लेंगे, है ना, इस वीक कवर हो जाएगा। पैरेलल पे चले आएंगे, फिर करंट अफेयर्स उठाएंगे जो छुटा हुआ है। हाँ ठीक है, हाँ सिंपल वाला, करेक्ट। तो देखो इसमें हम लोग क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इस एडिटोरियल में। तो नंबर 1 इज़ योर डायरेक्ट सीडेड राइस एंड ट्रांसप्लांटिंग राइस। देखो क्या है कि राइस का जो कल्टीवेशन होता है 1 सेंचुरी पहले कैसे होता था और अभी कैसे हो रहा है, इसके बारे में जानेंगे। और किस तरफ राइस का कौन सा तरीका हम अपनाएं ताकि इकोनॉमिक सिस्टम को भी असर पड़े और इन्वायरमेंट को भी असर पड़े। यानी कि इन्वायरमेंट का भी कंसर्न इसमें बताएंगे, रोडेंट्स का बात करेंगे, जो चूहा का प्रजाति होता है, तो सभी चीज़ के बारे में जिक्र होगा यहाँ पे। बहुत ही अच्छा एडिटोरियल दिया है, ठीक है। ये भी डाउन टू अर्थ है। डाउन टू अर्थ जो आता है, ठीक है, मैगजीन भी आता है और आपका वो भी आता है, न्यूज़पेपर भी आता है। इसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे एडिटोरियल्स दिए जाते हैं। अभी तक आई होप तुम इनकाउंटर हुए हो डाउन टू अर्थ से, है ना। उसके बाद हम लोग डोल्स डोंट वर्क, द मंत्रा इज कम्पिटेटिवनेस। केवल आप डोल्स मतलब है केवल आप पैसा दे रहे हैं किसी सेक्टर में, वही काम नहीं करेगा, आपको कंपटीशन लाना होगा, वही कंपैरेटिव एडवांटेज। कंपैरेटिव एडवांटेज क्या बोले, किसी सेक्टर में आप बेहतरीन हो, उसको ग्लोबल सिस्टम के तौर पे कंपटीशन लाइए उसके अंदर, है ना। और जो चीज़ में आप सक्षम नहीं हैं, जिसमें बेनिफिट और डाउट है, वो आप मंगवाइए बाहर से, बैलेंस होगा। हम देखेंगे इसमें कि हमारा कंट्री कितना पीछे हो रहा है, फिर से चाइना वाला इश्यू आ जाएगा, ठीक है। थर्ड है जो कि क्वेश्चन तुम लोगों को कल दिए थे, रिफॉर्मेटिव जस्टिस एंड रिट्रीब्यूटिव जस्टिस। यहाँ तुम डिबेट कर सकती थी अपने मैसेजेस से जस्टिस सिस्टम पे, प्योरली लॉ का पार्ट है ये, ठीक है, पूरी तरह से ये आपका लॉ का पार्ट है जी, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर आता है। इसमें जानेंगे कि क्या क्या त्रुटि है, क्या क्या दिक्कत है, सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह का वर्डिक्ट दिया है इसके ऊपर, सभी चीज़ हम लोग इसमें जानेंगे, ठीक है। यानी कि पुलिस रिफॉर्म से ही रिलेटेड है ये चीज़। चलो पहला जो एडिटोरियल्स है ये 2 जगह से लिया गया है, डाउन टू अर्थ और इंडियन एक्सप्रेस से। एक 15 जुलाई को आया था, एक 22 जुलाई को आया था। एज यूजुअल इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखो जीएस पेपर 3 का, मेजर क्रॉपिंग पैटर्न्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम्स। करेक्ट कितना नंबर है? 4 नंबर। देख लिए सभी लोग? ओके। देखो यहाँ तुमको समझना होगा, ठीक है। यहाँ तुमको देखने से पहले तुमको कुछ समझना होगा, 2 चीज़ समझना होगा। एक है TPR और एक है DSR, ठीक है। देखना मत, खाली समझना पहले, फिर जब हम रीड करेंगे तो फिर एट द पैरेलल तुम लोग को भी चलना है। देखो जो TPR है जिसका फुल फॉर्म है ट्रांसप्लांटिंग राइस सीडलिंग्स, और जो DSR है जिसका मतलब है डायरेक्ट सीडेड राइस, ये दोनों में बहुत अंतर है। ट्रांसप्लांटिंग राइस का मतलब क्या होता है कि पहले आप राइस को नर्सरी स्टेज में ले जाते हैं, सीड से लेके आप नर्सरी स्टेज में ले गए। नर्सरी स्टेज मतलब जिसका पौधा थोड़ा सा बना, उसको नर्सरी बोलते हैं, जर्मिनेट होके पौधा बन जाता है। और वो पौधा क्या करते हैं, आप पानी के अंदर या पानी में गैजलिंग में जाकर उसको आप अंदर डाल देते हैं। इंडिया में प्रैक्टिस होता है, राइस कल्टीवेशन इसी तरह होता है, तुम लोग जानते हो। तो ये अभी इंडिया में प्रैक्टिस हो रहा है। तो ऑथर ने ये कंसर्न किया है कि क्या अब समय आ चुका है कि हम लोग जो TPR करते हैं, जहाँ नर्सरी से लेके फिर उसका हम रोप देते हैं या फिर हम सीडिंग कर देते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में, अब ज़रूरत आ गया कि डायरेक्ट क्यों ना हम सीड डायरेक्ट सोइल में घुसा दें, सोइल में डाल दें। उससे क्या होगा कि पानी का बचत होगा। क्योंकि मैंने तुम लोग को बहुत पहले एक एडिटोरियल पढ़ाया था और उसमें मैंने क्या बोला था कि हम लोग वर्चुअली वाटर को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, याद है। और उसमें मैंने ये भी बताया था कि ऑथर का सोच देखो, ये कितना बढ़िया लिखा है चीज़ों को। यानी कि वाटर जो स्केर्स रिसोर्सेस है, क्या उसको बचाने के लिए हम लोग को क्या क्रॉप्स प्रैक्टिस जो करते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न है ना, सिलेबस का पार्ट क्रॉपिंग पैटर्न, क्या क्रॉपिंग पैटर्न को बदलने की आवश्यकता है? तो इस तरह भी तुमको पूछ सकता है सिविल सर्विस में। तो वहाँ तुम एक राइस का एग्जाम्पल देके तुम बात कर सकते हो। बात समझ में आया? तो यही TPR है,
TPR मतलब क्या है, नर्सरी स्टेज, उसके बाद फिर हम वहाँ पे जाकर क्रॉप्स को लगा दिए वहाँ पे, और जहाँ पे वाटर पूरी तरह से गैजलिंग है, यानी कि वाटर पूरा भरा पड़ा है। कल्टीवेशन देखो राइस का। और डायरेक्ट सीडेड राइस क्या है, उसमें डायरेक्ट हम बो कर दे रहे हैं, सो कर दे रहे हैं राइस को, राइस सीड को। फाइन, तो बात समझो। DSR मतलब डायरेक्ट सीडेड राइस, एंड TPR कोनंड्रम मतलब क्या है, उसका सीक्वेंस देखो क्या क्या हुआ है इसके साथ। TPR ट्रांसप्लांटिंग राइस। देखो अब मुद्दा ये है कि ये तुम लोगों को समझना होगा, पढ़ने से पहले ये समझना होगा, कोविड का क्राइसिस है। कोविड के क्राइसिस में लेबर का शॉर्टेज है। जब लेबर का शॉर्टेज है तो कैसे नर्सरी स्टेज से जो निकला है अंडर योर TPR, कैसे वहाँ पे सीडिंग करेगा? लेबर शॉर्टेज है कि नहीं है? लेबर शॉर्टेज है जी, कंट्री में लेबर नहीं मिल रहा है, अपने अपने जगह चला गया सभी लोग। तो क्या जरूरी है कि ऐसे क्राइसिस में या आने वाले समय में, क्राइसिस है तो कभी ना कभी अपॉर्चुनिटी में क्रिएट हो जाता है। बात कर रहे थे जब कुछ दिन पहले तुम कि क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में लेना चाहिए। तो ये जो हम लोग मेथोडोलॉजी है जो TPR का, क्या अभी समय आ गया DSR की तरफ जाने का, क्योंकि कोविड क्राइसिस भी यानी कि लेबर शॉर्टेज है, लेबर चाहिए उसको अंदर डालने के लिए ना पानी में। अब बात समझो, अब समझ में आएगा तुमको ये चीज़ कि विथ लेबर शॉर्टेज मोर एंड मोर फार्मर्स आर शिफ्टिंग टू डायरेक्ट सीडेड राइस। वही डायरेक्ट सीडेड राइस का दूसरा एक नाम क्या है, ब्रॉडकास्टिंग सीड टेक्निक, जहाँ पे क्या करते हैं, सीड टेक्निक है। ये टेक्निकल नाम क्या है, सीड को आप डायरेक्ट सोइल में मिला दे रहे हैं। तो क्या कोविड-19 में जहाँ पे शॉर्टेज हुआ है, क्या आवश्यकता आ गया है उस समय का कि हम पूरी तरह से कल्टीवेशन को चेंज कर दें, क्रॉपिंग पैटर्न को पूरी तरह से चेंज कर दें, TPR से DCR की तरफ, समझे? DSR। This is different from traditional and prevalent way of transplanting rice seedlings from a nursery to waterlogged field। तो यही बोल रहा है कि जैसे ट्रांसप्लांटिंग राइस में TPR में क्या होता था कि नर्सरी से आप फिर वाटरलॉग फील्ड में जाते थे और रखते थे वहाँ पे। वाटरलॉग मतलब क्या, पानी से गिरा हुआ। डिफरेंट है क्योंकि इसमें डायरेक्ट आप कर रहे हैं। तो क्या डिफरेंस है इसमें समझो। जैसे स्लाइड में दिया गया है ट्रांसप्लांटिंग राइस सीडलिंग्स, इसमें क्या करते हैं, ये ट्रेडिशनल तरीका है जी, और मैक्सिमम इंडिया में यही प्रैक्टिस किया जाता है, जैसे कि देव ने पॉइंट आउट किया, यही किया जाता है। दूसरा क्या है, सीडलिंग्स आर डेवलप्ड फ्रॉम अ नर्सरी, जो सीडलिंग्स है पौधे डेवलप्ड होते हैं, देन दीज आर प्लांटेड इन द वाटरलॉग फील्ड्स, उसके बाद वाटरलॉग फील्ड्स में इसको जाकर रोप देते हैं, बट इज अ हाईली लेबर एंड वाटर इंटेंसिव, है ना। डायरेक्ट सीडेड राइस देखो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रॉडकास्टिंग सीड टेक्निक, पहले ही बता चुके हैं, और ये अल्टरनेटिव तरीका है राइस को उगाने का, कल्टीवेट करने का, करेक्ट, जहाँ पे डायरेक्ट हम लोग कर देते हैं। और मैक्सिको बेस्ड इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट सेंटर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कहता है कि इंडिया में 10% DCR की तरफ है, यानी कि 90% अभी भी TPR में इन्वॉल्व है, यानी कि हमारे कंट्री में कितना ज़्यादा यूज हो रहा है TPR का। और ये बात समझो, ये भी बात समझना होगा कि पहले यदि तुम 1 सेंचुरी के आसपास जाओगे तो तुमको पता चलेगा कि पहले DCR ही होता था, और फिर अचानक तुम्हारा ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ था ना 60 और 70 के दशक में, तो फिर DCR से हम TPR की तरफ मूव किए हैं। कैसे था, अब इस क्रोनोलॉजी को समझो तुम लोग। तो ग्लोबल सिनेरियो नाउ क्या है, अभी यही है, पूरा ग्लोबली देखा जाए तो डायरेक्ट सीडेड, जहाँ पे डायरेक्ट सीड कर देते, वर्ल्ड का बता रहा हूँ मैं, 23%, यानी कि वर्ल्ड में अभी भी ट्रांसप्लांटिंग वाला सीडलिंग चलता है अभी भी ज़्यादा, और उसमें इंडिया बहुत कंट्रीब्यूट करता है। क्यों पता है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। हाँ बिल्कुल। कंट्रीज हैव बीन ग्रेजुअली शिफ्टिंग टू DSR, अब कंट्री क्या है कि DSR की तरफ जा रहा है, वही वाटर एज ए स्केर्स रिसोर्सेस है इसलिए। इन कनाडा का देखो, कर्नाटका में DSR पॉपुलर है हमारे कंट्री में, बोले 10% में तुम्हारा कर्नाटका टॉप में आता है। तो बहुत सारे जगह में कर्नाटका में DSR चलता है जी, यानी कि डायरेक्ट सीड लिंक्स वाला जो डायरेक्ट करते हैं। तो रोजचूर, कोपाल और बिलारी डिस्ट्रिक्ट्स, ये डिस्ट्रिक्ट्स में प्रैक्टिस होते हैं। नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है, कर्नाटका याद कर लो, सम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटका। बात करता हूँ। नाउ COVID-19 has done the trick and it is gaining popularity because of labor shortage, as I told you earlier also. In several countries, much of the shift was due to the rising wages and labor shortage. बाकी कंट्री में भी लगभग हिसाब किताब वही है। क्यों? वेजेस का दाम बढ़ रहा है ना, वेज आपको ज़्यादा देना होता है, पेमेंट करना होता है, तो यानी कि लेबर को आप ज़्यादा पैसा देंगे। इससे अच्छा आप क्रॉप पैटर्न का चेंज कर लेते हैं, क्रॉप पैटर्न,
क्रॉप पैटर्न चेंज कर लेंगे तो उसमें लेबर बहुत कम लगेगा। मगर मैं थोड़ी देर में ये भी खुलासा करने वाला हूँ कि उसमें भी लेबर लगेंगे, मगर उसमें लेबर अलग ढंग से लगेंगे। ठीक है, लगते हैं लेबर, बिल्कुल लगते हैं, मगर उसमें अलग है लेबर। क्यों? जैसे मैं चलो अभी बता देता हूँ। देखो जो वाटर गैजलिंग क्रॉप्स होते हैं ना, उसमें वीड वगैरह बहुत कम निकलता है। वीड मतलब जो अननेसेसरी प्लांट पौधा होता है, ठीक है, जो कि बर्बाद कर देता है दूसरे का फसल सब, है ना। तो ये पानी में वाटर गैजल जब एरिया होता है, फील्ड होता है, उसमें नहीं निकलता है, और ये जब सूखा हो तो उसमें बहुत ज़्यादा निकलता है। तो कहने का मतलब क्या कि डायरेक्ट सीडलिंग की तरफ जाए तो हमको लेबर रखना पड़ेगा, इसलिए कि वो वीडिसाइड कर सके, वीड को निकाल सके। तो वही बोले कि दोनों में ही बैलेंस करना होगा। तो समझे ना कि ये नहीं कह सकते कि सुपीरियर है वो चीज़, उसमें भी डिसएडवांटेजेस पार्ट है। कहने का मतलब जो प्रैक्टिस कर रहा है वही सुपीरियर है ना। मगर कंट्री आ चुका है कि हम लोग DCR की तरफ मूव करें। ठीक है, हाँ। देखो अब ये समझना होगा कि राइस कल्टीवेशन कैसे स्टार्ट हुआ है वर्ल्ड में। ठीक है, देखो जैसे ही एवर सिंस राइस कल्टीवेशन स्टार्टेड, फार्मर्स अक्रॉस द वर्ल्ड फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ ब्रॉडकास्टिंग सीड्स डायरेक्टली ऑन ड्राई और पडल्ड सोइल्स। क्या बोला जा रहा है? हम बोले ना पहले तुम्हारा यही था, DSR ही था कि सोइल पे या फिर हल्का सा सोइल का जो मॉइस्चर वहाँ प्रेजेंट है वहाँ पे जाके हम उसको रख देते थे। पहले DSR ही था, और फिर अचानक कैसे चेंज हुआ? देखो द शिफ्ट टू TPR यानी कि ट्रांसप्लांटिंग हैपन ओनली इन द पास्ट सेंचुरी। ये 100 साल में ये चेंज हुआ है, उससे पहले हम लोग DCR ही करते थे वर्ल्ड वाइड। ठीक है, 2 रीजन है जी क्यों चेंज हुआ TPR की तरफ। तो इसका 2 रीजन है। एक तुम्हारा क्या है? प्रोडक्टिविटी। तो देखो सीड रेट बहुत ज़्यादा जो ग्रोथ करने का जो है प्रोडक्टिविटी। DSR है मान लो कि 1000 kg पर हेक्टेयर निकलता है जी, एक हेक्टेयर में कितना, सॉरी 100 kg पर हेक्टेयर निकलेगा। और उसी जगह देखो जी ट्रांसप्लांटिंग राइस नीडेड जस्ट 15 to 50 kg पर हेक्टेयर। इतना ही कम सीड चाहिए ट्रांसप्लांटिंग राइस के लिए। ये जो ट्रांसप्लांटिंग है जो बता रहे थे ना, उसमें कितना हमको सीड चाहिए? केवल एक हेक्टेयर के लिए 15 से 10 kg चाहिए। देखिए उसमें कितना चाहिए? बहुत ज़्यादा चाहिए। तो यानी कि TPR सही है क्योंकि उसमें कम चाहिए सीड। ठीक है ना, ये सीड ग्रोथ का बात है। प्रोडक्टिविटी, सॉरी गलत बोल दिया, प्रोडक्टिविटी ये नहीं होगा। प्रोडक्टिविटी मतलब फाइनल प्रोडक्ट होता है, आउटपुट होता है ना। नीचे इनपुट, उसके बाद आउटपुट। अब फिगर देखते हैं कि आउटपुट कितना बेहतरीन परफॉर्मेंस किया इनपुट के हिसाब से। दैट इज नहीं बोलना है, बीच में नहीं बोलना है अभी, रुको। प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी का मतलब क्या है? इनपुट बाय आउटपुट। ठीक है, ऊपर आउटपुट रहेगा, नीचे इनपुट। इनपुट जो लगा रहे हैं आउटपुट में क्या रूप ले रहा है और किस तरह ग्रोथ कर रहा है। मैं यहाँ पे हम इनपुट का ही केवल बात कर रहे हैं। तो जो सीड है यानी जो सीड रेट है, बात समझे? तो वही बोला कि सीड रेट बहुत हाई है जी DSR में, यानी कि डायरेक्ट वाला में। क्यों? क्योंकि ज़्यादा लग रहा है एक हेक्टेयर पे, और वही आपका TPR में कम लग रहा है। अब पूछो क्वेश्चन, समझ गए? तो अब ये तो तुमको बोले DCR में वीड का प्रॉब्लम है कि नहीं? यहाँ पे आ गया ना। और इफेक्टिव वीडिसाइड तुम्हारे पास तो नहीं है। वीडिसाइड लगाते भी हो तो तुम्हारा वही, तुम बोलते हो कि जेनेटिक, यही लिख सकते थे पॉइंट करके, जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दे और वीडिसाइड की जरूरत नहीं पड़ेगा वहाँ पे। वीडिसाइड मतलब क्या होता है कि वीड को ख़त्म करने के अलग से केमिकल लगा रहे हैं, जैसे ग्लाइफोसाइड, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि नहीं लगाए, क्या कार्सिनोजेनिक है। तुमने लिखा था ये पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट लिखा था तुमने। यही सब पॉइंट लिखने थे कल के क्वेश्चन में। तो कल के क्वेश्चन से रिलेटेड तुम्हारा अरे हमेशा ऐसा ही होगा कि तुमको कोई क्वेश्चन दे दिए, अगला दिन एडिटोरियल पढ़ा है तो वहाँ से भी तुम निकाल सकते हो। ठीक है, तो बात समझ में आया है तुम लोग को कि जो वीड है DSR में, ठीक है, और इफेक्टिव वीडिसाइड तुम्हारे पास नहीं है, तो ये बहुत बड़ा समस्या है DCR को इनकरेज करने का। इसलिए हम लोग TPR की तरफ मूव कर जाते हैं। करेक्ट। तो ये ट्रांसप्लांटिंग राइस में क्या है कि फील्ड वाटर लॉक्ड है। जब वाटर लॉक्ड होता है तो जो वीड का ग्रोथ मिनिमल होता है, बहुत कम होता है। पानी में नहीं उग सकता है वीड। वीड के लिए एक अलग स्पेशल चाहिए होता है उसको, क्लाइमेटिक कंडीशन। नहीं कम लगेगा, कम लगेगा, बहुत कम नहीं, कम लगेगा उसमें वाटर। अभी मैं बताऊंगा, डेटा मैंने दिया है तुम लोग को, अभी जस्ट डेटा पे आऊँगा। उसमें भी पानी लगता है, पानी लगता है उसमें, मैं बताऊंगा। इससे कम लगता है, मैं ये भी नहीं कह सकता कि बहुत ज़्यादा कम लगता है, उसमें लगता है। व्हाट अबाउट इंडिया? इंडिया का करें तो ये तो वर्ल्ड का बात हो गया जी कि क्यों हम लोग क्या किए, DSR से स्विच करके TPR में आए हैं।
इंडिया क्या स्थिति है, तो इंडिया का देखो कि इंडिया में हम लोग 100 ईयर्स अगो हम लोग DCRA करते थे, डायरेक्ट सीड, ठीक है। जैसे मगर क्या हुआ, जैसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ पंजाब और हरियाणा रीजन आया, यहाँ पे चेंज कर दिए, क्रॉपिंग पैटर्न चेंज कर दिए हम लोग। क्यों? 3 महीना ये उगाना है तो फिर 3 महीना वो उगाना है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज चाहिए कि नहीं चाहिए जी? तो यही बोल रहा है कि जब पंजाब और हरियाणा में क्या हुआ कि ये ट्रेडिशनल तरीका चेंज कर दिया गया है। वो मेज के लिए भी है, मिलेट्स के लिए भी है, पल्सेस के लिए भी है और बाकी जगह के लिए भी है। तो इसके कारण क्या हुआ कि हम लोग TPR की तरफ मूव करेंगे। सब्सिक्वेंटली उसके बाद क्या हुआ कि ना ही सेंटर ने ना ही स्टेट ने ध्यान दिया इसके ऊपर, और वही कंटिन्यू होकर अभी तक चला आ रहा है TPR। समझ में आया कोमल? समझ में आया? ऐसा जरूरी नहीं है, इसमें देखा नहीं कि अब TPR में एडवांटेज क्या है, वही वीडी साइड, वो मेन कि वीड नहीं उगेगा तो समझ रहे हो ना, लेबर, हाँ, फार्मर्स के लिए बर्डन कम हो जाएगा। अब देखो यही तुमको बोले थे कि देखो दिए हैं ग्राफ, तो कोई पूछ रहा था हमसे, ये एक रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में क्या कहा जाता है पहले ये समझ लो कि DSR से यदि आप उगाए, वो तुम्हारे पास नहीं है, खाली सुन लो कि आप DSR से उगाते हैं यानी कि डायरेक्ट सीडिंग से उगाते हैं, तो कम से कम आप लगभग 7,000 का सेव कर सकते हैं पर हेक्टर। यानी कि उगाने में आपको जो पैसा खर्च हो रहा है बाबू, ठीक है ना, TPR और DCR में अलग अलग लग रहा है, तो DCR में आपको 7,000 तक फायदा हो सकता है 1 हेक्टर पर। यानी कि DCR इफेक्टिव है कॉस्ट के टर्म में, और कहीं कहीं लूपहोल्स है, तभी तो TPR की तरफ मूव किए हैं, बार बार बोला जा रहा है ये चीज़। तो देखो अब ये समझो डेटा क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ फील्ड प्रिपरेशन एंड सोइंग, कितने पैसे लगते हैं यदि हम लोग ट्रांसप्लांटिंग राइस करें, तो पर हेक्टर में लगभग 11,000 लगते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट सीड्स में बहुत कम लगता है, तो दोनों घटा दो, कितना 6,000 हुआ, समझे, 6,000 बच रहा है। वाटर रिक्वायर बोले थे बाबू, वाटर रिक्वायर्ड, तो क्या ट्रांसप्लांटिंग में कितना 3,000, तो उसमें क्या 2100 है, बोले ना बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है। हाँ तो यही समझ गए, तुम्हारा क्वेरी था, समझ गए ये चीज़। यील्ड देखो, यील्ड मतलब यही प्रोडक्टिविटी, इसको प्रोडक्टिविटी बोला जाता है, एफिशिएंसी बोला, यील्ड कितना निकला वहाँ से। तो देखो ट्रांसप्लांटिंग में तुम्हारा 8 टन ही आता है, उसमें भी लगभग वही है 7.8, लगभग एक ही है, यानी कि यील्ड तो दोनों का एक ही है, तो ये नहीं कर सकते कि यील्ड उसमें ज़्यादा बेहतरीन है, इसमें बेहतरीन ज़्यादा नहीं है। कॉस्ट ऑफ वीड एंड मैनेजमेंट, जो वीड को मैनेज करेंगे तो जाहिर सी बात है DSR में ज़्यादा लगेगा, अभी जस्ट बोले हैं, तो देखो तो फिर बात खत्म ही हो गया, तुम लोग के दृष्टि में आ गया आँख के सामने में कि क्यों कर रहे हैं डेटा के हिसाब से, तो डेटा बोलता है। तो मतलब सर ये मान लीजिए ये जो डायरेक्ट सीड राइस जो है अब 2400 रुपया लग रहा है, हाँ। ये अगर ऐड कर देंगे डायरेक्ट सीड राइस में जो 5,300 में, तो 5 2 7 लगभग जो है 7,500 तो खर्च हो ही जाएगा। हाँ, इसका भी जो नहीं, अच्छा मिला जुला के बोल रहे हो ना, अलग अलग जगह पे हो रहा है, कैसे देखो, अच्छा मिला जुला के जरूरत तो बाबू तुम जरा देखो, इसमें कितना 1,000 रुपया है, 11,000 है ट्रांसप्लांटिंग राइस में, और जब तुम उसको वीड मैनेज कर रहे हो, तो वीड मैनेज कर रहे हो तो कितना 625 रुपीज़, इसको जोड़ के मान लो कि ये तुम्हारा लगभग 12,000 का फिगर आ गया, और ये डायरेक्ट सीड में देखो 5,000 है प्लस 2,000 है, कितना हुआ 7,000। कितना क्या किसको जोड़ रहा है तुम 300, कहाँ से जोड़ रहा है तुम, पैसा गधा, पैसा कितना लग रहा है 5,000, देखो 5,000 पर हेक्टर लग रहा है ना शो करने के लिए, तो 5,000 जोड़ोगे, और वीड मैनेज करने के लिए 2,000 लग रहा है, 2,500 के लगभग 2,450, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा बाबू, राउंड फिगर कितना 7,000 आएगा, सॉरी 8,000 आएगा, 8,000, और ऊपर का जोड़ोगे तो कितना आएगा 11,000 प्लस ये 12,000 आएगा, घटा लो। सर ये भी तो देखिए 0.2% तो ज़्यादा यहाँ पर हो रहा है, उसको बेच के तो उसका पैसा भी तो मैनेज नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, प्रोडक्शन ज़्यादा है सर, तो उसमें पॉइंट वो प्रोडक्शन सेम है, हम तो बोल रहे थे जितना तुमको बार बार भूख रहे थे, मैसिव डिफरेंस रहता, पैसा लगता है, हाँ यही तो है बात, समझे ना, तो यही कारण है कि हम लोग अभी भी TPR की तरफ है, समझे ना। मैं DCR में जाएंगे तो क्या हुआ, DCR में फायदा होगा, मगर नुकसान क्या है, दूसरे चीज़ का नुकसान है, ये समझना होगा तुम लोग को, समझ गए ना, होप सो। तो अब देखते हैं इन्वायरमेंट, चलो ये भी बोल रहे हो तो ये भी बड़ी बात है कि समझ के कन्वर्ट कर रहे हो बात को, हाँ
और जबकि DSR में बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। पैराडॉक्सी देख रहे हो, ये भी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या पैराडॉक्सियल सिचुएशन है कि कोई सस्ता है फिर भी उसको नहीं अपना पा रहे हैं। क्योंकि उसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है DSR। तो देखते हैं इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ठीक है ना। अब देखो डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल कैन बी द मिनिमाइज्ड, है ना जी ज़्यादा, तभी तो देखो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार में क्या है, ग्राउंड वाटर क्या है, मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन है कि नहीं है। कल लगा दो, सब्सिडी दिया जा रहा है तुमको, आंख बंद करके तुम बोर्डिंग बना रहे हो वहाँ पे, है कि नहीं है। तो राइस कल्टीवेशन बाय TPR इज डिप्लीटेड। जो TPR जो गैजलिंग क्रॉप का जो तरीका है, इससे क्या हो रहा है कि वाटर डिप्लेशन हो रहा है जी, ज़्यादा आपका वाटर कंज्यूम हो रहा है। तो यदि तुम डेटा के हिसाब से चलोगे तो क्या बोल रहा है कि ग्राउंड वाटर डिक्लाइन हुआ है जी 1984 के बाद लेके 2016 तक। यदि ये बीच का कालखंड देखें हम लोग, इस कालखंड में मान लो बाप रे बाप सोचो 85% डिक्लाइन हुआ है। जो पहले 100 यूनिट था 85 ख़त्म, इतना कम बचा है। यानी कि TPR कितना रिस्पॉन्सिबल है वाटर घटने का, और फिर भी हम लोग TPR को ही तवज्जो दे रहे हैं। सुनो यार, जब रुक जाएंगे तो बोलना, क्वेश्चन है तब बोलो, बीच में आंसर नहीं देना है। तो इसलिए क्या है, ये बहुत सही टाइम आ गया है कि DCR की तरफ मूव करें। क्राइसिस है लेबर शॉर्टेज का, और ये भी क्राइसिस है कि इन्वायरमेंट का भी क्राइसिस है। समझ गए बात को। तो DSR कैन मिनिमाइज द इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट्स ऑन वाटर टेबल, है कि नहीं है, कर सकता है। अब दूसरा देखो और भी इंपॉर्टेंट, तुम लोग को बताया ना कि वाटर गैजलिंग क्रॉप्स मीथेन को रिलीज करता है, याद करो तुम स्पेशली देव, बहुत बार मैंने ग्राफ को एक्सप्लेन किया था। मीथेन करेगा ही करेगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि ट्रांसप्लांटिंग टेक्निक ऑफ राइस क्या कि मेजर कंट्रीब्यूटर है मीथेन का, देता ही है। और मीथेन इमिशन वे रिड्यूस बाय 6% टू 92% बाय DSR मेथड, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वेरिएंट यूज। किस टाइप का सीड यूज़ कर रहे हो, उससे तुम्हारा क्या होता है कि तुम मीथेन को बहुत रिड्यूस कर सकते हो। डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, रिड्यूस बाय 6%। पहले 100% होता था तो 6% आप रिड्यूस कर दिए। पहले मान लो कि 100 यूनिट निकल रहा था उससे, अब 6% बस निकलेगा, यानी कि 94%। ये डेटा मत जाओ ना, यूनिट बोल रहा है, यूनिट लगा दिए हम। पहले 100 यूनिट निकल रहा था, तुमको समझाने के लिए बोल रहे हैं कि TPR से 100 यूनिट मीथेन निकल रहा था, अब इसे यूज़ करेंगे तो 6% कम यूज़ होगा, यानी कि 94 यूनिट निकलेगा वहाँ से। बात समझे, यानी कि कोई ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं है, यहाँ पे भी मीथेन निकल रहा है, कहने का मतलब ये हुआ बस। इज़ द DSR टू बी ब्लेम्ड फॉर रोडेंट अटैक। अब बताओ, अब तो इतना गुणगान किए कि TPR खराब है, TPR खराब है, तो अब बोल रहा है कि बाबू इतना ही खराब नहीं है, आपका DCR भी खराब है। अब DSR देखो, इन बार देख रहे हो ना क्या क्या डोमेन अलग अलग जगह पे फिट हो रहा है, दोनों का खराबी बोला रहा है, अच्छा ही बता रहा है, ठीक है ना, तारीफ भी कर रहा है। तो देखो ऑथर कितने बड़े जानकार हैं, कोई कंफ्यूज नहीं करेगा, बस ये है कि अपना मुंह सेट करो और समझो बात को। तो DSR क्या हम ब्लेम कर सकते हैं रोडेंट अटैक्स को। रोडेंट अटैक क्या होता है कि जो बाबू मूसा का प्रजाति होता है, चूहा का प्रजाति होता है, ये क्या करता है, उस दिन क्या बोले थे, प्रोटेक्टेड एरियाज कम होगा, ये सब घर में छुप जाएगा, घर में छुप जाएगा तो डिजीज ले जाएगा, पैथोजन वाला डिजीज इनडायरेक्ट कैसे जा रहा था प्लांट से, जोड़ दो यहाँ से जाके। तो कैसे देखो कि DSR जो डायरेक्ट सीडिंग वाला है वो टेक्निक कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर मेकिंग द क्रॉप वल्नरेबल टू रोडेंट अटैक्स। इन फैक्ट सेवरल क्रॉप्स आर ग्रोन विद द डायरेक्ट सीड टेक्निक। कहा जाए तो बहुत सारे ऐसा क्रॉप आप ये नहीं कह सकते, इसमें ऑथर ने दूसरे तरीके से तुम लोग को समझाया है, आप ये नहीं कह सकते हो कि DCR है डायरेक्ट वाला जो टेक्निक है उससे रोडेंट अटैक होगा ही होगा। क्यों ऐसा इसलिए नहीं होगा, इसलिए सही बात नहीं है क्योंकि बहुत सारे हमारे पास ऐसा क्रॉप्स है जहाँ पे हम डायरेक्ट सीडिंग का टेक्निक यूज़ करते हैं। मैक्सिमम ये डायरेक्ट सीडिंग सही करते हैं, बस चावल नहीं लगा। समझ में आया। द फेलियर इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ द रीजन दैट रोटेन कंट्रोल कैंपेन हैज़ नॉट बीन लॉन्च्ड बिफोर पैडी सोइंग। और यदि पैडी कल्टीवेशन में यानी कि DCR में यानी कि डायरेक्ट सीडलिंग में जो रोडेंट अटैक कर रहा है और ये भीषण प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये एक्चुअली रोडेंट का प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है कि आप कंट्रोल मैकेनिज्म आप वहाँ पे नहीं कर रहे हैं। जैसे फैमिली प्लानिंग का बात कर लो, यदि गवर्नमेंट पॉलिसी ठीक से फैमिली प्लानिंग लाए नहीं तो आदमी पे क्या दोष दोगे,
खाली तुम पार्लियामेंट में ले आए कि 2 चाइल्ड पॉलिसी, मगर जब तक फैमिली प्लानिंग या जब तक मास अवेयरनेस नहीं होगा तब तक वो हम लोग फर्टिलिटी रेट 2.1 को अचीव नहीं कर पाएंगे, रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट को। तो कहने का मतलब क्या है कि आपके पास सोल्यूशन है, उसके लिए आपको कैंपेन्स वगैरह करने होंगे। तो थर्ड पॉइंट एग्जैक्टली यही चीज़ बोलना चाह रहा है यहाँ पे कि फेलियर क्यों हुआ, क्यों रोडेंट अटैक हो रहे हैं DCR में डायरेक्ट में। इसका कारण ये है कि आप कोई रोडेंट कंट्रोल कैंपेन नहीं चला पाएंगे। पैडी क्रॉप होने से पहले आप नहीं चला पाए, यदि आप ये चला लेते तो रोडेंट वहाँ पे अटैक ही नहीं करता। बात समझे ना, ये चीज़ को मैंने फैमिली प्लानिंग सेफ्टी को उसकी तरफ मैंने जोड़ा है तुम लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। तो है इसके लिए भी मैं बोलूँगा, इसके लिए भी मेडिसिन वगैरह जिक्र दिया है, यहाँ पे बताया गया है। प्रॉब्लम ऑफ रोडेंट्स इज इग्नोर्ड बिकॉज ऑफ TPR टिल नाउ, मगर TPR में रोडेंट्स अटैक नहीं है इसलिए हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। मगर जब हम इसके तरफ मूव करेंगे, DCR की तरफ मूव करेंगे, तो हमारे ध्यान में तो आना चाहिए कि रोडेंट को कैसे बचाना है ना। DCR सॉरी गलती हो गया, DSR ना, नहीं वो मत ले जाओ फिर। रोडेंट्स थ्रेटन एवरी क्रॉप। देखो रोडेंट जो है, जो प्रजाति है इसका चूहा का, ठीक है, उसमें तुम्हारा चुचुंदर भी आ जाएगा। रोडेंट प्रजाति जैसे कैट प्रजाति में क्या, लायन भी है, कैट भी एक प्रजाति है जी, ये समझे ना, लियोपार्ड भी है। हाँ हाँ ये कैट फैमिली है, वही मैं बोल रहा हूँ। तो रोडेंट्स के अंदर, हाँ मोल रोडेंट्स के अंदर आता है, चुचुंदर इंग्लिश में मोली कहा जाता है, और इसको भी मोली कहा जाता है। देखो जरा इधर, इसको भी मोली कहा जाता है। तिल से ज़्यादा जो बड़ा होता है मासा बोलते हैं जिसको, मासा देख रहा है। ये जो मासा, ये जो है ना मासा, तुम बिलीव करोगे कि जब कॉलेज में थे तो ये मासा से मेरा इतना बड़ा बड़ा बाल था, 4-5 ऐसे निकला, ठीक है, निकलता है यहाँ से। मेरा दोस्त लोग, ये तुम लोग बिलीव नहीं करोगे कि थ्रू आउट द 1 ईयर बोला कटवा ले भाई फर्स्ट ईयर में है, अभी नया जोश से कटवा ले भाई, नहीं कटवाएंगे, यहाँ से निकलता है, ठीक है। फाइनली हमको कटवाना पड़ा समझ जाओ, नहीं मन नहीं था, और वो बाल अभी भी मेरे पास है। चलो सुनो, तो रोडेंट्स थ्रेटन एवरी क्रॉप, हर एक क्रॉप को ये प्रभावित करता है। टिल नाउ मोस्टली पैडी इज ग्रोन बाय द ट्रांसप्लेटिंग पैडी सिस्टम, जो बोले थे TPR इज फ्लडेड फील्ड्स, रैट डू नॉट सर्वाइव इन फ्लडिंग। यही रैट है, रोडेंट्स यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकता है क्योंकि पानी है जी, ठीक है, उसके लिए वो कंडीसिव इन्वायरमेंट ही नहीं है। हाउएवर क्रॉप इज वल्नरेबल टू अटैक क्लोज टू हार्वेस्टिंग एज रोडेंट अटैक्स द रूट्स। मैं बोल रहा है कि क्रॉप वल्नरेबल है जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है। क्यों? जो रूट है उस पर पूरी तरह से उसका रूट पे अटैक कर देता है रोडेंट। सब में कर सकता है, ठीक है, सब में कर सकता है वो, बात समझे ना भाई। इसका मतलब क्या है कि TPR बहुत सही चीज़ है, रोडेंट अटैक भी नहीं हो रहा है इस पर, DCR में हो रहा है, DSR में, DCC आ जाता है दिमाग में, कहाँ से बताने, DSR, ठीक है। एनीवे इन जनरल व्हाट इज़ द डैमेज फ्रॉम रोडेंट्स। तो रोडेंट से डैमेज क्या है, तो देखो डेटा क्या बोल रहा है तुमको। पंजाब में देखोगे तो बाबू खरीफ और रबी सीजन्स में यानी कि क्रॉप्स 15% डैमेज होता है, 15% चूहा खा के हज को चल ठीक है बाबू, फसल जो हुआ ना 15% चट कर गया चूहा, ठीक है। पंजाब रीजन में देयर इज अ डेंजर टू एवरी क्रॉप इंक्लूडिंग, हर एक क्रॉप को दिक्कत है, व्हीट को, पैडी को, पल्सेस को, वेजिटेबल्स को, यानी कि कोई भी क्रॉप अछूता नहीं है, सब क्रॉप पे इसका आशीर्वाद है। बोलो पूछो, हाँ PDS से बात करो, हाँ पूछो। अच्छा चुप चुप, हाँ बोलो। 6% to 92% का नहीं, इसमें ये बोला कि पहले 6% रिड्यूस हो गया, पहले मतलब 98 हो रहा था, 92 आप हो गया, यही ना, 6 to 92% कर सकता, हाँ 6 to 92 डिपेंड करता है तुम्हारा सीड किस टाइप का है, इतना करना, हाँ इतना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसका रेंज सॉरी हाँ तुमने मुझे करेक्ट कर दिया, इनफैक्ट 6 से लेके 92% कर सकता है। मैं ये डिपेंड क्या करता है कि आप किस टाइप का सीड लगा रहे हैं। क्यों? बासमती के लिए कुछ और लगाओगे, है ना, नॉन बासमती के लिए कुछ और लगाओगे, ठीक है। वेरी गुड, गुड पॉइंट आउट,
ठीक है, यानी कि उस सेंस में है इसका, मत डिपेंड करता है कि आप किस तरह का सीड यूज़ करते हैं। तो इसलिए मैंने बोला था ना कि इस यूनिट पे मत जाओ, हम बोलना क्या चाह रहे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। 6 यूनिट करेगा तो इसका मतलब क्या है कि पहले मीथेन 100% यूनिट वो कर रहा था, तो एक ऐसा वेरिएंट सीड लगाए जो मात्र 6% ही रिड्यूस कर रहा, मगर कुछ ऐसा भी सीड हो सकता है जो 92% रिड्यूस कर सकता है। चलो मैं उसको ऐड कर दे रहा हूँ, हो सकता है कि वो बासमती वाला हो, है ना, मतलब कुछ भी हो सकता है, या केवल अनुमान लगा रहे हैं यहाँ पे। तो इसके लिए हम लोग को प्रॉपर्टी पढ़ना होगा कि कौन सा सीड में कम ग्रीन हाउस गैस इमिशन होता है। उतना टेक्निकल नहीं जाना है, उतना टेक्निकल जाने क्या आवश्यकता है। वेरी गुड, नहीं बहुत अच्छा बहुत अच्छा, इस तरह का पॉइंट आउट करो, आई अप्रिशिएट। ठीक है, वाई रोडेंट्स आर अ सीरियस प्रॉब्लम। तो सीरियस प्रॉब्लम क्या है, द ब्रीड इन वैकेंट फील्ड्स वेरी फास्ट आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ एनी क्रॉप। तो जो ब्रीडिंग होता है काफ़ी फास्ट, कभी भी हार्वेस्टिंग हुआ तो उसको मौका मिल गया खाने को, तो ब्रीडिंग बहुत तगड़ा होना शुरू हो गया, मूसा पे मूसा, खाली मूसा, चारों तरफ देखो खाली मूसवा। दे कैन रिप्रोड्यूस अप टू, अब जब उसको मिलेगा कंड्यूसिव मिलेगा सभी चीज़ 10 टाइम्स बढ़ सकता है उसका, ठीक है। और देखो दे हैव सरप्राइजिंग रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज एंड 4 to 8 वीक्स ओल्ड माइस आर फुली मैच्योर्ड। बताओ बस 4 और 8 वीक हुआ है और वो उस पोजीशन में आ गया कि दूसरे को जन्म दे सकता है। कहने का मतलब क्या हुआ, देखो हर एक एनिमल्स का अलग अलग होता है, जानते डॉग सभी जानते हैं, ठीक है। इफ़ दे सी डैट ग्रेन्स आर इनफ टू सर्वाइव, ज़्यादा है तो ज़्यादा ही लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग होंगे, यानी कि रिप्रोडक्शन ज़्यादा होगा और वहाँ पे ज़्यादा आ जाएंगे। यदि कम है तो कंट्रोल मैनर में होगा, यानी कहने का मतलब क्या है कि बहुत कम होगा। देखो कोई भी गैंजेटिक प्लेन में इतना आदमी क्यों है, क्योंकि हम लोग को मिलता है ये सभी चीज़, है ना। पहाड़ी इलाके में आदमी कम क्यों है, क्योंकि नहीं है, कंड्यूसिव नहीं है, है ना, नीच। हाउ टू कीप द रोडेंट्स अंडर कंट्रोल, तो रोडेंट्स को कैसे कंट्रोल किया जाए, जरूरी है ना जी। तो नेचुरल प्रेडेटर से कर सकते हो जो उसको खा जाए, है ना। फूड चेन, फूड वेव कर दो, फूड चेन, इसको नेचुरल प्रेडेटर ले आओ, रैट का, स्नेक को इंट्रोड्यूस कर दो, ठीक है। जैसे बोला है वो क्या है जी, ओल मतलब क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, उल्लू। उल्लू एक रात में इतना तबाह कर देता है जान, 3 से लेकर 4 रैट को, ठीक है। अब अर्दन मड या बाउंड्रीज, आप बाउंड्रीज भी बना सकते हैं, है ना, मिट्टी का टाइप का बाउंड्री बना दिए तो एक सर्कल बना दिया उसके लिए, ये भी कर सकते हैं, एक पर्टिकुलरली बाउंड्री आपने फिक्स कर दिया। तो ये बोला है द बाउंड ऑन द साइड्स ऑफ द फील्ड हाउसेस सेवरल रैट्स एज दे मेक देयर बरोज हियर, फार्मर्स शुड डिसमेंटल देम टाइम टू रिस्ट्रक्चर द न्यू वंस व्हिच कुड बी लेस रेज्ड एंड नैरो। जो बनाता है ये लोग उसको तोड़े, जैसे ये लोग अपना बनाता है ना इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको तोड़े फिर बिल्ड करेगा, फिर तोड़े, यानी कि कहने का मतलब है कि मैनेजमेंट करना होगा। जो रैट बना रहे हैं, यानी कि जो रोडेंट्स वहाँ पे अपना स्ट्रक्चर बना रहे हैं ब्रीडिंग करने के लिए या हार्वेस्टिंग को चट करने के लिए, उसको पीरियडिकली जाके तोड़ना होगा। वीड्स एंड ग्रासेस मस्ट बी क्लियर फ्रॉम अराउंड द फील्ड्स एज दे हेल्प इन ब्रीडिंग ऑफ रोडेंट्स। वही वीड वगैरह बोले ना। अब मेन प्रमुख कारण क्या है कि तुम्हारा जो TSR है, DSR है, ठीक है, डायरेक्ट सीडेड वाला जो है, उसमें क्या है, वीड है। तो वीड क्या है, कंड्यूसिव आपके इन्वायरमेंट है रोडेंट्स के लिए। रोडेंट्स बहुत ही डिपेंड करता है वीड पे, ग्रासेस पे, समझे। वही बोल रहा है कि वीड और ग्रासेस को क्लियर करना होगा फील्ड से, क्यों, क्योंकि रोडेंट्स डायरेक्टली डिपेंड करता है उस पर, बात समझे ना। व्हाट अबाउट तो रोडेंटिसाइड्स, तो क्या है, बोले ना कि अभी बताएंगे दवा उवा के बारे में। तो यही है, देखो जिंक फॉस्फाइड है, और ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल कर सकते हो। जैसे मूसा मारने के लिए घर में वो कर देते हो ना, बेड पर लगा के दो खाओ, उसी तरह है। अब बोला कि बोथ आर गवर्नमेंट कंट्रोल मेडिसिन एंड कैन नॉट बी सोल्ड इन ओपन। दोनों ही क्या है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, यानी कि ये मेडिसिन पॉइजनस भी हो सकता है। जैसे देखो रैट को मारने वाला चूहा पॉइजनस होता है, वो होता है कि नहीं, जो रैट के लिए ऐसे नहीं मिलता है, उसके लिए आपको बहुत सारा चीज़ वहाँ पे देना पड़ता है कि सच में, मगर एक्चुअल में नहीं मिलता है, ठीक है, नहीं। इसका मतलब क्या है कि कंट्रोल है इसके अंदर, ठीक है। ये भी कंट्रोल है, जो बताया है रोडेंटिसाइड्स के बारे में बताया है, ये पूरी तरह से क्या है, कंट्रोल्ड है। इसको ऐसे धड़ल्ले में नहीं बेच सकते मार्केट में, ठीक है। हालांकि बहुत चीप है, दे आर वेरी चीप एंड गवर्नमेंट कैन सप्लाई, यानी कि इतना चीप है तो गवर्नमेंट दे दे फार्मर्स को।
द सस्टेन कैंपेन टू कंट्रोल द रोडेंट इज मिसिंग। जो कैंपेन चलना चाहिए रोडेंट्स को वो करने के लिए वो मिसिंग है जी, कि गवर्नमेंट की तरफ से आ ही नहीं रहा है। नाउ वी हैव टू लुक एट द मीनाउंस ऑफ रोडेंट्स बिफोर सोइंग। यदि हम लोग TDSR की तरफ मूव करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि रोडेंट्स का जो अटैक है उसको रोका जाए। बात समझे? तो समझ गए कि कैसे हम लोग का यात्रा TPR से शुरू हुआ, DSR में ख़त्म हुआ, क्या प्लस था क्या नेगेटिव था, इसका क्या प्लस था क्या नेगेटिव था। अल्टीमेटली जो है आपका जो ये होता है रिजल्ट नहीं था। हाँ क्या रिजल्ट नहीं निकाला कि दोनों से बेटर है। ये कंफर्म रिजल्ट कैसे निकाल सकता है यार? दोनों में पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव है। पॉजिटिव और हाँ नेगेटिव साइड बता दिए। ठीक है। अपना एडवांटेज ठीक है ना, ठीक है समझ गया। अच्छा था लेकिन ठीक है बोलता है। इतना बड़ा इन्फॉर्मेशन तुमको दिया होता और क्या चाहिए तुमको। मजेदार था। ठीक है, अब देखते हैं। हम बोले थे ना ये वाला बात कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जिसमें हम लोग अच्छा है उसमें हम लोग को और अच्छे होने की आवश्यकता है ना। तो ये 22 जुलाई को आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में। फटाफट खोल के देख लो तुम लोग। इकोनॉमिक डेवलपमेंट GS पेपर 3, इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। बट 8 नंबर 8। अब लाते हैं सेकंड ये वाला। बहुत अच्छा, ठीक है। तो बात करते हैं इसमें। देखो इसमें समझने वाली बात क्या है, इसमें हम लोग फिर इकोनॉमिक्स पे रिविजिट करेंगे और देखेंगे कि आज़ादी के बाद कैसे हम लोग इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, ठीक है, बाहर से नहीं लाएंगे, अंदर ही बनाएंगे। और कुछ ही चीज़ में ला रहे थे, फर्टिलाइजर में ला रहे थे या कुछ कैपिटल गुड्स में ला रहे थे, याद करो। ठीक है, सभी काम आएगा नॉलेज तुमको यहाँ पे। फर्टिलाइजर और बिल्कुल, पाम सीड्स वगैरह ला रहे थे, मस्टर्ड वाला। अभी समझो, तो यही बोल रहा है कि देखो क्रोनोलॉजी बहुत अलग हुआ है। क्या किए 1991 तक पूरी तरह से रोक दिए। 1991 से पहले 80 के दशक में थोड़ा सा खोलने का प्रयास किए थे, याद होना चाहिए, तुम्हें याद है। मगर एग्जैक्ट हम लोग कब खोले? 1991 के बाद खोले LPG के फॉर्म में। अब कंट्री फिर क्या हो रहा है? अब कंट्री फिर डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ मूव कर रहा है। यानी कि हम लोग चाहते हैं कि मेरा इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन हो, यानी कि जो मोबाइल चाइना में बन रहा है वो इंडिया में बने। तभी तो आत्मनिर्भर का बात करते हैं हम लोग। आत्मनिर्भर, लोकल टू बी वोकल, है कि नहीं है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन का बात करते हैं। तो समझ लो कि इसका सीक्वेंस कोनंड्रम, इसी को बोलते हैं कोनंड्रम। कैसे हो रहा है? इसीलिए बोलते इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो दोहरा दिया है। DSR का भी देख लो, उसमें भी दोहरा रहा है इतिहास। पहले वही चल रहा था, 100 साल पहले वही चल रहा था, फिर इतिहास फिर से घूम के आया। तो इतिहास का नॉलेज बिल्कुल। पहले भी लोग दाढ़ी बाबा जी सब रखते थे, अभी देखिए आजकल लड़का सब दाढ़ी चोटी सब अलग फॉर्म में, ठीक है ना। दाढ़ी का बात है तो ये दाढ़ी के लिए भी हम बहुत कुछ सुनते हैं। मेरा दलील वही है। हमें कहा जाता है, सुनो, हमें कहा जाता है जो लोग अलग टाइप के होते हैं, एक सेट ऑफ बिलीफ वाले लोग होते हैं ना अलग से, दाढ़ी कौन रखता है? एक पर्टिकुलर सेक्ट ऑफ लोग रखते हैं। मैं जिक्र नहीं करना चाहूँगा, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर कल्चर वाले लोग रखते हैं अपने अपने धर्म को लेके, ठीक है, जो कि पूरी तरह से जायज़ है, रख सकते हैं। या तो फ़कीर रखते हैं, तो हम फ़कीर हैं, तो हम बोलते हैं अपने आप को फ़कीर है, इसलिए हम रखते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, मत खाली दलील देते हैं। सर सुनील जी को तो खूब डांट लगता है। नहीं, शुरू में लगता था। अब बोले हम आज़ादी है, इसको ये टेल रखने का आज़ादी यार, हमको ये रखने का आज़ादी है यार, फ्रीडम है। अब जब इस तरह का वातावरण घर में क्रिएट हो जाता है, तुम्हारे उस पर कोई सवाल नहीं करेगा तुमको, ठीक है ना। तो बात समझो। और ये भी बात है, देखो, जब इंडिया या फिर कोई कंट्री जुड़ जाता है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के साथ, है ना, ग्लोबल चेन सिस्टम एक है, और भी बहुत सारा है ना, सेसैक है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें क्या एक ट्रीटी आता है कि इंपोर्ट फ्री इंपोर्ट, यानी कि फ्री इंपोर्ट ड्यूटी, आप पैसा नहीं लीजिएगा, आपके मार्केट में आएगा, आपका भी सामान उस मार्केट में जाएगा, ट्रेड बैरियर ज़्यादा नहीं होंगे। यही तो है LPG, यही तो है ग्लोबलाइजेशन, है ना। मैं इससे नुकसान होता है उस कंट्री को, वो कंट्री प्रोडक्शन ही नहीं करता, बाहर से बहुत डिपेंडेंट हो जाता है। एक समय इंडिया और चाइना का देखो अभी कि हम पूरी तरह से बंद कर दिए तो पूरी तरह से दिक्कत में आ गए। हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं मोबाइल का,
इलेक्ट्रॉनिक्स का है ही नहीं, हमारे पास API का है ही नहीं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है ही नहीं। बात समझ में आया? तो यही सब चीज़ को हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं। तो कॉन्सेंसस इन इंडिया टू कीप चाइना एट अ डिस्टेंस, क्या समझौता है इंडिया में, क्या तरह का विचारधारा होना चाहिए ताकि हम चाइना से दूर रहे। जबकि हम ये पहला जब एडिटोरियल्स कवर किए थे जून का, तो ये बताए थे कि चाइना पे इतना डिपेंड करते हैं कि ये चेन तोड़ना इतना आसान नहीं होगा, है ना, डेटा देख के बताए थे। तो देखो देयर आर 3 पॉसिबल पॉलिसीज, 3 पॉसिबल पॉलिसी है जिससे हम लोग ये अचीव कर सकते हैं। तो पहला क्या है, टैरिफ्स दैट अप्लाई टू इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना अलोन, जो चाइना से आता है उसी पर्टिकुलर पे आप टैरिफ लगा दीजिए। टैरिफ मतलब समझ रहे हो, टैक्स। टैरिफ क्या 2 टाइप का हो सकता है, हाँ, टैरिफ बैरियर 2 टाइप का हो सकता है, एक फाइनेंशियल वाला हो सकता है जहाँ पे टैक्सेस वाला हो सकता है, एक नॉन टैक्स वाला हो सकता है। नॉन टैक्स वाला क्या है जी, इतना ही नंबर ऑफ कोटास, या फिर आपको लाइसेंस देने होंगे क्वांटिटी को रिड्यूस करने के लिए। तो टैरिफ बैरियर के बारे में बताए थे ना, 2 इसका हो सकता है। तो यही एग्जैक्टली यहाँ बोला कि टैरिफ्स को, यही टैरिफ 2 तरीके से हो सकता है। समझ में आ रहा है तुमको नीतीश? ये डिस्कस हो चुका है इकोनॉमिक्स क्लास में। मोर फेवरेबल ट्रीटमेंट ऑफ इम्पोर्ट्स फ्रॉम नॉन चाइना सोर्सेज, दूसरे जगह से आ रहा है, जापान से कोई आ रहा है, साउथ कोरिया से आ रहा है, उसको ज़्यादा तवज्जो दीजिए ना, क्योंकि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के साथ तो उससे भी जुड़े ही हैं आप, उसको तवज्जो दीजिए। मोर फेवरेबल ट्रीटमेंट ऑफ इम्पोर्ट्स फ्रॉम नॉन चाइना सोर्सेज, ताइवान, है ना, ताइवान एग्जैक्टली बोलना सही नहीं होगा क्योंकि ताइवान भी चाइना का ही पार्ट है, मगर वो 2 सिस्टम वाला बात है। साउथ कोरिया, जापान, आसियान कंट्री, ठीक है, तो वहाँ से हम कह सकते हैं कि आओ। यूएस का नाम नहीं सर, यूएस का नाम नहीं लिए इसलिए क्योंकि यूएस हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को, वो कम करता है हमको, इसलिए नाम नहीं लिए। हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं ना, इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है यूएस को। हाँ, हम लोग ट्रेड सरप्लस है, करता है, मगर हम लोग ट्रेड सरप्लस है, हम ज़्यादा करते हैं, हम ज़्यादा बेचते हैं। हम डिफिसिट में नहीं, हम डिफिसिट का बात करें तो आसियान कंट्रीज तो हम लोग डिफिसिट है ना, तो डिफिसिट का बात करेंगे ना यहाँ पे। देखो, टैरिफ्स ऑन ऑल इम्पोर्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ विच दैट चाइना इज द मेन करेंट सप्लायर, हर एक इम्पोर्ट्स पे आप टैरिफ लगाइए, हर एक प्रोडक्ट्स के इम्पोर्ट्स पे आप टैरिफ लगाइए जहाँ पे चाइना का वर्चस्व है, तो चाइना को अपने आप में मैसेज चला जाएगा। और ये 3 तरीके से आप चाइना से आप डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। WTO में जा सकता, क्या बात है, तुमको तो मानना पड़ेगा यार, बहुत ही उम्दा बात की हो। और मैं यहीं पे तुम्हारा बात को वो करने के लिए, तुम्हारा क्लैरिटी देने के लिए, तो मैं तुमको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे WTO में कल क्वेश्चन आया था, WTO में क्या रिफॉर्म्स लाना है, अब समझो रिफॉर्म्स कैसे लाना है। मुझे अच्छा लगा कि तुम कल्पना कर पा रहे हो उस चीज़ का, वेरी अप्रिशिएबल। तो क्या है कि तुम्हारा जो अग्रीमेंट होता है उसमें एक क्लॉज होता है जिसको बोलते हैं इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी के क्लॉज को इन्वोक करके तुम ये बोल सकते हो कि हम ट्रेड इंपोर्ट लगाएंगे, तो WTO मान जाएगा इस बात को। और इंटरनल सिक्योरिटी तभी लगा सकते हो जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, अभी तो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, यानी कि हम WTO में बच जाएंगे। और यही एक्सटर्नल सिक्योरिटी का ही क्लॉज को इन्वोक करके चाइना और US का ट्रेड वार हुआ था 19 में, यही इंटरनल सिक्योरिटी को इन्वोक किया था, किसने, US ने किया था, समझे। तो इंटरनल सिक्योरिटी क्यों, इंटरनल सिक्योरिटी पे है, क्यों डेटा हमारा चोरी कर लेगा, बाहर से लाएंगे, बाहर का टेक्नोलॉजी आएगा, तो इंटरनल सिक्योरिटी का वो क्लॉज इन्वोक कर दिया। WTO भी कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि वो प्रोविजन में है, पूरी तरह से लॉ के हिसाब से है। हाँ, तो इंटरनल वो तो इंडिया तो बैन करने के साथ साथ स्टेटमेंट दिया ना कि डेटा प्राइवेसी है, डेटा का प्राइवेसी की वजह से, तो हो गया, बात ही खत्म। प्राइवेसी इज ऑल अबाउट इंटरनल सिक्योरिटी। गुड क्वेश्चन, हालांकि ये आएगा, यहाँ पे भी जिक्र होगा। लेट अस एनालाइज 3 ऑप्शन। अब ये 3 ऑप्शन को थोड़ा लंबा तरीके से देखते हैं, ठीक है, ब्रॉडर वे से देखते हैं। तो ब्रॉडर वे से देखो, टैरिफ्स फ्रॉम प्रोडक्ट्स फ्रॉम चाइना अलोन, है ना, पहले था ना, कैसे उस पर लगाएंगे। दिस रिक्वायर्स इन्वोकिंग द नेशनल सिक्योरिटी क्लॉज ऑफ WTO रूल्स, ठीक है, और ये बहुत रिपीट हुआ है, पहले भी आता था। इंडिया कैन जस्टिसबली डू गिवन द हॉस्टिबिलिटी ऑन द बॉर्डर, दिक्कत है बॉर्डर में, इसलिए हम लगा रहे हैं इंटरनल सिक्योरिटी वाला, है ना। नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल या इंटरनल सिक्योरिटी बोलो, दोनों एक ही चीज़ है। बट इट इज़ एक्सपेक्टेड टू इन्वाइट रिटेलिएशन बाय चाइना, तुम करोगे तो चाइना भी करेगा तुमको, रिटेलिएशन तो होना ही है।
वो करेगा ही करेगा। दिस में इंक्लूड रिस्ट्रिक्शन ऑन इट्स एक्सपोर्ट। क्या हो सकता है, इंडिया जो एक्सपोर्ट जा रहा है उससे और ये सप्लाई चेन सिस्टम में डिस्टर्बेंस आ सकता है। फोर्थ देखो, इट कैन ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट सप्लाइज, जो सप्लाइज दे रहा है तो बहुत कम कॉस्ट में तुमको देता था, जैसे API, हो सकता है वो महंगा कर दे, हो सकता है वो भी रिस्ट्रिक्ट कर दे, तो इंडिया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से पूरी तरह से चौपट में आ जाएगा, धरातल में आ जाएगा। समझ में आया? तो रिटेलिएशन तो होगा ही होगा। तुम हमको खराब करोगे तो तुम्हारी तरफ से तो अच्छा की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, है ना? दोनों तो बात समझे कि टैरिफ हम करें, ग्लोबलाइजेशन, बिल्कुल सही बात की, ग्लोबलाइजेशन में दोनों का नुकसान हो जाता है। तो टैरिफ हम जब लगा रहे हैं चाइना पे तो उसका रिटेलिएशन में हमको भी दिक्कत हो रहा है, करेक्ट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बताए थे जहाँ पे ट्रेड बैरियर एज मिनिमम एज पॉसिबल हो। देखो, इट इज़ अ नॉन डिसरप्टिव और सपोर्टिव ऑफ इंडियाज ग्रोथ एंड जॉब्स। इससे क्या होगा कि वहाँ के लोग भी FDI डालेंगे, हम ज़्यादा नहीं तो FDI डालेंगे तो क्या होगा, मेरा ग्रोथ करेगा, इंडस्ट्रीज बड़ा बनेगा, जॉब आएंगे, क्रिएट होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होंगे। तो क्या है, नॉन डिसरप्टिव है एंड सपोर्टिव, इंडियाज ग्रोथ के लिए बहुत सपोर्टिव चीज़ है जी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जब आप अपने आप को शामिल करते हैं, क्योंकि FDI आता है आपके पास, बहुत तरह का बात है। इट टेक्स टाइम, पेशेंस एंड हार्ड नेगोशिएशन, बट इट इज़ द ऑप्शन दैट इंडिया मस्ट एक्सरसाइज। ये क्या है कि नेगोशिएटिंग टेबल तक बात पहुंचता है कि ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में आपको साइन करने होते हैं ना, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करने होते हैं, बहुत सारा फॉर्मल लीगलिटीज़ होता है, मगर इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि इफ़ द एग्रीमेंट आर फॉर्ज्ड एंड स्ट्रेंथन विद द एंटिटीज, यदि तुम एग्रीमेंट्स कर लिए और अपना रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिए यूरोपियन यूनियन से, UK से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, जाहिर सी बात स्ट्रेटेजिक रिलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कल ये भी क्वेश्चन आया था कैसे इकोनॉमिक वैल्यू स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को वो खेल रहा है, देख रहे हो, दिस द ब्यूटी ऑफ करेंट अफेयर्स। ये स्टेटमेंट हम 20 बार दोहरा चुके हैं अभी तक के क्लास में, कहीं का पॉइंट उठा कहीं लिख दिए, एग्जैक्टली यही था स्ट्रेटेजिक, तो लिख लो यहाँ पे, बात यही कर दो, ये वाला पॉइंट लिख लो वहाँ पे। इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि जब आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ जुड़ते हैं बड़े बड़े एंटिटीज़ के साथ, जैसे यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, तो इस कंट्री के साथ जुड़ते हैं तो आपका वैल्यू बढ़ जाता है और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बढ़ जाता है। वेरी गुड, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ ही रहा है। क्यों? व्यापार हुआ तो दोस्ती भी बनेगा ना जी, रिलेशन बढ़िया होगा। और चाइना हम पे गिदड़ धमकी दे, हम बुलाएंगे उन लोग को। क्यों? क्योंकि सर आप टैरिफ हटा दिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर दिए, तो टैरिफ पे तो टैक्स लगता था इंपोर्ट में, एक्सपोर्ट। तो इसका लूफॉल्स ये भी कि हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज नहीं हो पाए, मगर हम हर जगह तो नहीं कर रहे ये चीज़, उसी जगह कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग को कंपेरेटिव एडवांटेज नहीं है, जिस पे हम लोग जीरो हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, इस सब पर लोग कर देगा। ठीक बात समझे? देखो इंडिया के वही कंपिटिटिव एडवांटेज का मतलब क्या कि जैसे कि एग्जांपल फॉर तुम्हारा ये फार्मास्यूटिकल बहुत बेस्ट है, हम लोग सॉफ्टवेयर, ठीक है, IT सेक्टर, ठीक है, ये सब में हम लोग बेस्ट है, क्रॉपिंग में, ठीक है, हाँ बिल्कुल, फुटवेयर, टेक्सटाइल्स, इसमें हम लोग बेस्ट है। अभी देखो इंडिया को धता बताते हुए बांग्लादेश आगे निकल गया ना, टेक्सटाइल में, गारमेंट्स में निकल गया इंडिया से आगे, वियतनाम और बांग्लादेश, बताओ, तुम्हारा बगल का छोटा पड़ोसी देश तुमसे आगे निकल गया है। और तुम लोग कभी भी हिमाकत मत करना बांग्लादेश को कम आंकने का, बांग्लादेश बहुत ग्रोथ कर चुका है, आने वाले समय में इंडिया को चुनौती देगा बांग्लादेश, तुम्हारा बगल का। यही अंतर है पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश में, वो वहीं पॉलिटिक्स में टिमक के रह गया, और ये इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत अंतर है बाबू। हालांकि इस्लामिक स्टेट है ये भी, मगर इकोनॉमिक ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस है इन लोग का। तो इसलिए देखो 2019 में वहाँ का PM शेख हसीना का इतना ववाई हुआ था, 2019 का 1 महीना एडिटोरियल लगातार बांग्लादेश पे ही चला था। वन ऑफ द बेस्ट पैरामीटर मिला है। जो बात करते हो, यदि तुम हेल्थ सिस्टम का बात करो, इंडिया से कई गुना ज़्यादा अच्छा है। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट इंडिया से बहुत तो अच्छा है उसका, इंडिया तो बेकार है। तो उसका पॉपुलेशन भी बहुत कम है। पॉपुलेशन का बात नहीं है बाबू, डेंसिटी देखो ना, बहुत ज़्यादा है उसका, डेल्टा रीजन है, कम छोटा सा देश में बहुत पॉपुलेशन है। क्या बात कर रहे हो तुम? पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? एरिया। यूके सब में क्या है, एरिया है, वहाँ पॉपुलेशन कम है, ग्रोथ कर जाता है। ये बेचारा एरिया कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। वेस्ट बंगाल बिहार का देखो ना, वही तो रीजन है तुम्हारा, बांग्लादेश का देखो, घुमा के देखो। तो फिर हाँ, झूठ का
ये एरिया का बड़ा गलत बात है। कोई भी कंट्री को नापना होगा तो आपको डेंसिटी पर पॉपुलेशन देखना होगा, खाली नहीं खाली पॉपुलेशन कि कितना एरिया में कितना पॉपुलेशन है वो डिपेंड करता है। बात समझे? तो बांग्लादेश इस चीज़ में हम लोग से काफ़ी आगे है, सीखना चाहिए हमें कंट्रीज से। बात समझे? तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इन व्यू ऑफ फ्रेजाइल इकोनॉमिक सिस्टम इट मे नॉट बी अप्रोप्रिएट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो बोल रहा है कि हम टैरिफ जो लगा रहे हैं चाइना के ऊपर अभी पूरी तरह से 100% सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत ही डिपेंडेंट हैं। तो हम तो उसी दिन कंक्लूड कर दिए कि ये चेन सिस्टम से तुम हटे नहीं सकते हो। अच्छा, ये तो ऑथर कितना ही बात कर दे इस पर, क्योंकि डेटा के साथ हम लोग बात किए थे। दूसरा क्या, अनलेस वी बिकम ग्लोबल कम्पिटेटिव FTX may not result in the increase of export। जब तक हम लोग ग्लोबली कम्पिटेटिव एडवांटेज को फायदा नहीं उठाएंगे, ग्लोबल कंपटीशन में हम लोग नहीं आएंगे कि हाँ यदि प्रोडक्ट है तो इंडिया का ही सबसे बेस्ट है, यानी कि ग्लोबल वैल्यू चेन से नहीं जुड़ेंगे, तब तक हम लोग को एक्सपोर्ट या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ही फायदा नहीं होने वाला है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, खाली इंपोर्टे कर रहे हैं तो क्या फायदा हुआ जी? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसलिए कर रहे हैं कि आपको भी फायदा हो सके, आपका भी कंपिटेटिव एडवांटेज, यानी कि आपका भी बहुत सारा सेक्टर इतना ग्रोथ करे कि वो चीज़ दूसरा जगह पे जाए। जैसे टाटा का एग्जांपल देख लो, यूके में है कि नहीं है टाटा, इस तरह का बात। उसके लिए आपको कंपिटेटिव एडवांटेज को अचीव करना होगा। सर इंपोर्ट से ज़्यादा हम लोग को एक्सपोर्ट करना होगा। हाँ बिल्कुल, तो उसी के लिए कंपिटेटिव एडवांटेज को समझना होगा, वही है। और उसके लिए क्या करना होगा, ग्लोबल कंपिटेटिव से आना होगा, और उसके लिए ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सब बैठाना होगा बड़ा-बड़ा, बिल्कुल FDI प्रमोट करने होंगे। टैरिफ्स ऑन ऑल इंपोर्ट्स वेयर चाइना इज द प्रीडोमिनेंट सप्लायर। थर्ड पॉइंट था, इसको समझते हैं। एट प्रेजेंट इट इज़ अ फाइंडिंग ग्रेटर फेलियर, इट फिट्स इनटू, अभी के हिसाब से बहुत सही है। क्यों? कोविड-19 के टाइम में क्या है कि चाइना से भाग रहा है सब, तो वही बोल रहा है कि इट फिट्स इनटू द ब्रॉडर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बोथ द गवर्नमेंट एंड द आउटसाइड, इफ एनालाइज द पास इट इज़ अ मोस्ट ट्रेचरियस रूट। तो बोल रहा है कि जो हम इंपोर्ट्स कर रहे हैं चाइना पे, चाइना जो सप्लायर है, ठीक है, ये ठीक है, मतलब ये आपका इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के तरफ सही है जो हम लोग पहले कर चुके हैं। मगर पास्ट में आपके पास बहुत गंदा वो है एक्सपीरियंस है, जो बोला ना ट्रिकेरियस रूट मतलब क्या है, ट्रिकेरियस रूट मतलब क्या है कि आपको इसका बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस है। क्यों कर दिए थे, लगा दिए थे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, PSUs को तवज्जो दे दिए थे, परमिट लाइसेंस राज हो गया था, और हमारा डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज उस तरह ग्रोथ ही नहीं कर पाया था। तो इसलिए आप जो इंपोर्ट लगाइएगा चाइना पे, है ना, हालांकि कंड्यूसिव है कोविड-19 में इसका लॉन्ग टर्म क्या होगा, कंपटीशन में नहीं आएगा तो आपका वो ही BSNL वाला हाल हो जाएगा। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन टिल 1991 बोले थे ना, इसमें हमारा बात आएगा कि कैसे आज़ादी के बाद हम लोग फॉलो किए हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को। तो देखो, इट इंटेल्स प्रोग्रेसिव रिप्लेसमेंट ऑफ इंपोर्ट्स बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन, है ना। शुरुआत में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसमें क्या करे थे, इंपोर्ट्स नहीं लाएंगे, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज टर्म्ड एज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। किससे करेंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्शन करके। और यही चीज़ प्रिसाइजली आपका 1991 के बाद आया, फिर 1991 में LPG ला दिए, ये फिर चेंज हो गया। वही बोला, एट द पॉइंट ऑफ टाइम वी रिकॉग्नाइज आवर टोटल फेलियर एंड स्विच ओवर टू आउटवर्ड ओरिएंटेशन। और 1991 में हमको एहसास हुआ कि ये क्या है, प्रोग्रेसिव स्टेप नहीं है। क्या प्रोग्रेसिव स्टेप नहीं है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ये क्या है, प्रोग्रेसिव स्टेप नहीं है। क्यों, कंपटीशन कम हो जाएगा, PSUs बर्बाद हो रहा है, करप्शन आ रहा है, नेपोटिज्म आ रहा है उसके अंदर। इसलिए हम लोग क्या किए, आउटवर्ड ओरिएंटेशन कर दिया, यानी कि LPG ला दिए। आउटवर्ड ओरिएंटेशन का मतलब LPG लाना, खोल दिए। अब बोला आई ऐसे थ्रू मेक इन इंडिया, क्या मेक इन इंडिया सही है? तो हम तो हमेशा से बोले हैं कि मेक इन इंडिया टोटल फेलियर है इंडिया का, ठीक है। तो बोला कि एग्जाम्पल लीजिए कि सी द एग्जाम्पल ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। एग्जाम्पल लीजिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन विच वी अनाउंस्ड अराउंड 5 years अगो वी इंक्रीज टैरिफ्स ऑन सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। हम क्या बोले कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन करेंगे, इसलिए जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बाहर से आएगा उस पर इंपोर्ट बढ़ा दिए। अब उससे क्या हुआ, देखो, बट द इम्पोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वेंट अप। फिर भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मंगवा ही रहे हैं, फिर भी मंगवा रहे हैं, बट शब्द आया कि नहीं आया। टैरिफ तो बढ़ा दिए तुम, टैक्स तो बढ़ा दिया तुम, पहले जो 10 रुपये मिल रहा था वो 15 रुपये में तुमको मिल रहा था, मगर उससे कुछ नहीं हुआ। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स अभी भी बहुत ज़्यादा आता है, देखो कितना आ रहा है। 2013 और 14 में $32 बिलियन आ रहा था,
अभी 18-19 में 56 आ रहा है। तो टैरिफ बढ़ा के भी कहाँ आपको सोल्यूशन मिला? आप ही बन गया है सर सस्ता। क्यों? वही बात है, सस्ता सुविस्ता वाला बात। भुगभुगिया बहुत क्या क्यों बोल देता दिया चला ऐसा थप्पड़ के साथ भूल वही। ड्यूरिंग द सेम टाइम, इसी समय देखो एक्सपोर्ट्स है भी मूव, एक्सपोर्ट भी बढ़ा है हम लोग का, ठीक है, हम बढ़ाए मैं बहुत कम बढ़ा है। देखो 71.5 बिलियन, वो बाई 2 है ना, उसको से लेके 71/2 को डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? इसमें गलत दिया है। हाँ एक्चुअली वो गलत दे दिया है। हाँ 7 बिल्कुल 7.5 है। 7 ऐसे लिख नहीं पाएंगे ना, ऐसे है, हाफ है, सॉरी। तो क्या 7.5 बिलियन जो था बस वो मूव करके 9 बिलियन पहुंचा है। यानी कि कोई ज़्यादा एक्सपोर्ट में हम अचीव नहीं किए, और वही इंपोर्ट में टैरिफ बढ़ाने के बाद भी बहुत मंगाना पड़ रहा है। लुक एट द मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, मोबाइल का ही देख लो, इलेक्ट्रॉनिक्स का देख लो। वी हैव गिवन सब्सिडीज एज वेल एज प्रोटेक्शन एंड सेवरल मोबाइल फोन्स असेंबली फॉर्म्स हैव कम अप। हम लोग बहुत तरह का सब्सिडीज दिए हैं जी, प्रोटेक्शन दिए हैं कि डोमेस्टिकली होगा, ठीक है, और बहुत सारे फार्म्स आगे यहाँ शुरू किए। दे हैव नॉट रिजल्टेड इन वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन का कोई बातें नहीं है। वैल्यू एडिशन समझ गए, फिर टिकला वाला बात ऐड कर रहे हैं तो वैल्यू एडिशन नहीं है, यानी कि एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी कर रहे हैं। वही जो खीटा पीटा जो था छैया वाला मोबाइल, कोई ओप्पो वीवो इस लेवल का कोई बात ही नहीं, कोई ओप्पो, हाँ इसी को बोलते हैं वैल्यू एडिशन। तो देखो हम लोग वैल्यू एडिशन हुआ ही नहीं। दे हैव नॉट मेड द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री वाइब्रेंट, इसलिए क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हम लोग का वाइब्रेंट हुआ ही नहीं। ऑल लोकली ओन्ड फार्म्स आर स्मॉल बाय ग्लोबल स्टैंडर्ड। अब ग्लोबल स्टैंडर्ड के तौर पे देखा जाए तो जो भी हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्शन के जो फार्म्स हैं बहुत छोटे छोटे हैं। तो क्या ये कंपटीशन देगा तुमको? पृथ्वी शॉ जो बैट्समैन है, क्या विराट कोहली को देगा कंपटीशन? क्या ऋषभ पंत MS धोनी को देगा कंपटीशन? हाँ धोनी बेचारा रिटायर कर गए है ना। नन ऑफ देम इज अबाउट टू टर्न इनटू अ पावर हाउस ऑफ। और इतने प्रयास किए जहाँ पे आप डोमेस्टिक प्रोडक्शन किए हैं, आप टैरिफ लगा दिए है ना, इंपोर्ट कर दिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर दिए, फिर भी आप पावर हाउस ऑफ एक्सपोर्ट नहीं बन पाए। त्रुटि है। तो कहने का मतलब कैसे बढ़ाओगे इस चीज़ को? इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर, इस पे हम लोग को काम करना होगा बहुत अच्छे से। हाँ लुक एट आवर, वही 3 जो प्रोसेस बोले थे मैन्युफैक्चरिंग के लिए 3 प्रोसेस था, जिसमें 4 से लेके दे रहे थे, 6 से लेके 12% दे रहे थे, इंसेंटिव दे रहे थे। वही 3 मैन्युफैक्चरिंग जो अभी अनवील किए हैं प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी। 3 तरीका बताए थे, याद है तुम लोग को? हाँ वो पुराना एडिटोरियल में बताए थे स्टार्टिंग में, बोल रहे हो तुम लोग। चलो एनीवे, तो बोला कि लुक एट आवर फेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम, जो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग किए हैं उसका भी थोड़ा इतिहास देख लेते हैं और देख लेते हैं कि इससे हम लोगों को क्या सीखने को मिला है। वी आर प्रोसीडिंग विद द फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम। द मीनिंग इज इनकरेजिंग द प्रोडक्शन ऑफ द सम ऑफ द कंपोनेंट यूज्ड इन मोबाइल डोमेस्टिकली। वही बोल रहे हैं कि डोमेस्टिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो मोबाइल से रिलेटेड है कंपोनेंट, उसको हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं स्टार्टिंग। जस्ट लाइक इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन है ना जी, वही चीज़ है। वी ट्रेवल द पार्ट टूवर्ड्स, तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम पास्ट में किए हैं बट विदाउट सक्सेस, इसलिए बोलते हैं हमेशा मेक इन इंडिया फेलियर है। पास्ट में कोशिश किए हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स को इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करवा देंगे डोमेस्टिकली, मगर कहाँ करवा रहे हैं? ग्लोबल स्टैंडर्ड के लेवल पे। दुनिया बहुत खुल चुका है, दुनिया बहुत आगे जा चुका है, दुनिया में इंडस्ट्री 4.0 चलने वाला है और आप सेमीकंडक्टर में पछड़ रहे हैं। तो कहाँ से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइएगा? कहाँ से आप क्लाउड कंप्यूटिंग वाला टेक्नोलॉजी लाइएगा? कहाँ से आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स लाइएगा? कहाँ से आप ड्राइवरलेस कार लाइएगा? चोरी नहीं, वो टेक्नोलॉजी में आगे भी है, चोरी तो करता ही है। जो भी क्या होशियारी है ना जी। लेट अस सी अ क्लासिकल प्रीवियस एग्जांपल। देखो सुनो। ड्यूरिंग द इनिशियल डिकेड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, शुरुआत का, we used to make indigenization of the product a condition for the license. लाइसेंस पाना है आपको तो आपको धरती का ही, आपका लैंड का ही होना चाहिए प्रोडक्शन। परमिट लाइसेंस राज की तरफ मूव कर रहे हैं जी। लाइसेंस फॉर असेंबलिंग द ट्यूबलाइट वाज गिवन ऑन द कंडीशन दैट इंपोर्ट्स ऑफ स्पेसिफिक कंपोनेंट वुड बी परमिटेड फॉर स्पेसिफिक पीरियड। जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं, अपना डोमेस्टिक खड़ा करना चाहते हैं, आप किसी पीरियड तक ही ले सकते हो, उसको फिर एक्सटेंड नहीं करना है। इसका मतलब सर्टन फ्रेम दे रहे हैं आप, उसके बाद नहीं, यानी कि
इंडिया में क्या डोमेस्टिकली प्रोडक्शन हो कंपोनेंट्स का, शुरू में आप लाइए, क्योंकि आपको तो ABCD भी नहीं पता है उसका, उस टेक्नोलॉजी का। आप लाइए शुरू में, मैं एक टाइम के बाद आपको बंद कर देना होगा, लिमिटेड टाइम के बाद। क्यों? क्योंकि आप डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करिए उस कंपोनेंट्स को। आफ्टर डैट दे हैव टू सोर्स डोमेस्टिकली, आपको डोमेस्टिकली करना होगा। वो प्रोग्राम क्या हुआ, फेल हो गया, और 1991 में इसको धता बताते हुए LPG ला दिए। तो समझ रहे हो एक्सपीरियंस हम लोग का क्या है, वेरी पुअर है, बैड है। अब ऐसा एक्सपीरियंस है तो कैसे तुम अभी बोल सकते हो कि चाइना पे या ग्लोबल, तो उसके लिए आपको बढ़ने होंगे, आपको ग्लोबल कंपटीशन पे लाना होगा, अपने आप को लाना होगा, तभी जो आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का बात कर रहे हैं तभी ये सही होगा। इसीलिए बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब वो प्रोडक्ट पे काहे ना अपना महारत हासिल करना, मतलब वो कर रहे हैं, या फिर आप लगाना कंपटीशन, आप उस प्रोडक्ट्स पे लाइए जहाँ पे आप बहुत उत्तीर्ण हैं, टॉप लेवल पे हैं आप। सॉफ्टवेयर, फार्मास्यूटिकल्स। सर उन्हीं बोले थे स्टार्टिंग में इकोनॉमिक्स में जो कहा है कि इंडिया जो है एक स्टेप लैग करेगा। हाँ। जो है प्राइमरी सेक्टर से जो है टर्शरी। हाँ बोले थे। देखो यही इसी का वेरी गुड, अच्छा पॉइंट बोल रहे हो, गरीबी होने का यही सबसे बड़ा रीजन था। ये मैंने इंटरव्यू में बोला था, आंसर दिया था, मैं भी यूट्यूब पे हूँ इसलिए मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हो ना, क्वेश्चन पूछा था, अच्छा लगा था आंसर। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, मैंने वहाँ पे बोला था। मैंने 2 क्वेश्चन मुझे याद है, मैंने डिस्कस भी किया था। एक हिमालय सिस्टम पे इंडियन सब कंटिनेंट और सार्क में क्या अंतर है, बहुत ही कम अंतर है। घुमाने वाला क्वेश्चन था ये, देखने में लगता है कि वाह क्या सिंपल है, हिमालयाज है, बस हिमालयाज फैक्टर है, दूसरा ये था। एनीवे, फेलियर इन द थॉट प्रोसेस, यानी कि जो सोचने का हम लोग का ताकत है उसमें हम लोग कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं। तो कैसे? गवर्नमेंट वांट्स टू परस्यू import substitution industrialization in the production which imports account for largest proportion of domestic। क्या है थॉट प्रोसेस हम लोग का इतना गड़बड़ है कि इंडस्ट्री खड़ा हो रहा है, मगर इंडस्ट्री खाली क्या हो रहा है, बाहर से आके, विच इम्पोर्ट्स अकाउंट फॉर लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ द इम्पोर्ट डोमेस्टिक कंजम्पशन, यानी कि डोमेस्टिक में जो बिक रहा है, जो प्रोड्यूस हो रहा है, वो ज़्यादातर इम्पोर्ट ही हो रहा है। समझ गए? यानी कि इम्पोर्ट है ज़्यादा कंट्री में, सिंगल टर्म में समझो ना बात। ठीक है, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन ही बोलते हैं, मगर इम्पोर्ट भी मंगवा रहे हैं उसमें। क्या बोल रहे हैं कि इम्पोर्ट को घटाने के लिए इंडस्ट्री खड़ा कर रहे हैं, जब उस इंडस्ट्री में जब कोई चीज़ लगाना शुरू कर रहे हैं, प्रोडक्शन करना शुरू कर रहे हैं, तो फिर से इम्पोर्ट मंगवा रहे हैं। समझे ना? बोल रहे हैं कि दाल भात भुजिया नहीं खाएंगे, ठीक है, हम वही आलू का हम चोखा बना के खा रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, और बार बार बोल रहे हैं कि आलू नहीं मंगाना है। Here the expectation is domestic supplier have the greatest scope for substitute imports, और ये इसलिए किया जा रहा है कि ताकि जो डोमेस्टिक सप्लायर्स है उसके पास क्या है, अपना ही वो क्या हो, इंपोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट करने का कंपोनेंट्स वो डेवलप कर ले। बट द फंडामेंटल पॉइंट इज वाई इंपोर्ट्स वेर ऑन सच लार्ज शेयर इन द डोमेस्टिक। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जब आप ऐसा सोच रहे हैं तो क्यों डोमेस्टिक प्रोडक्शन में इंपोर्ट्स का इतना बड़ा शेयर है, हिस्सा है। तो ये एनोमली हो गया ना, ये त्रुटि आ गया बीच में। द मोस्ट लाइकली आंसर इज ड्यू टू द ग्रेटेस्ट कॉम्पिटिटिव कॉस्ट एडवांटेज। ये इसलिए है क्योंकि जो हम यदि इंडियन मार्केट से वही चीज़ उठाएंगे तो 10 रुपये लगेगा, बाहर से मंगवाएंगे तो 8 रुपया लगेगा या 5 रुपया लगेगा, तो बाहर से मंगवाने में फ़ायदा है। बुगिया बॉल फिर से 150 मंगवा रहे हैं और वही आ रहा है 30-40 में। हैंस import substitution industrialization and concentrating in the products that country has got least competitive advantage। इसलिए घुमा फिरा के जो import substitution industrialization यानी कि import हाँ ISI बिल्कुल, तो import substitution industrialization जो बनाने का जो सपना देख रहे थे भारत में, ठीक है ना, वो कहाँ पे आके पहुँचा है, वो वहाँ पे आके पहुँचा है जहाँ से हम खाली प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, जहाँ पे दूसरे कंट्री को कम्पिटिटिव एडवांटेज है, यानी कि जो कंट्री बहुत बढ़िया कर रहा है वो चीज़ हम कर रहे हैं, वही एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अलग लैंग्वेज में बोलने का तरीका है। फाइनल शब्द, लेट अस प्रूव विद जेन्युइननेस। देखते हैं जेन्युइननेस कितना बात सत्य है, उस बात को बारीकी से देखते हैं और अपना कम्पिटिटिव एडवांटेज पे बल देते हैं। बस वही कम्पिटिटिव एडवांटेज बार बार बोल रहे थे हम, वहाँ पे ध्यान दीजिए ना जी, आप भी बन जाइए ना। तो आपका इंपोर्ट आ रहा था, आपका एक्सपोर्ट भी आ जा रहा है, तो बैलेंस होगा, बैलेंस हम लोग ट्रेड डिफिसिट में, पता है ना तुमको, हम लोग ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। हाँ समझ गए। तो 2 एडिटोरियल को हमने ख़त्म कर दिया है।
अब हम लोग बात करेंगे एक नया एडिटोरियल, यही बोले ना जस्टिस सिस्टम। तो कल के क्वेश्चन से रिलेटेड देखो कितना डील हो गया है, हो गया ना, एक तो बहुत अच्छे से डील हो गया। इसमें तो कोर है, ये तो पूरा डिटो पॉइंट उठा के लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें एंटी टॉर्चर लॉ का बात किया। ठीक है, हिंदू में पेपर आया था 20 जुलाई को, फटाफट देखना है सभी को। सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस मैकेनिज्म्स, लॉज, इंस्टीट्यूशंस and bodies constituted for the protection and betterment of these vulnerable sections. सुमन, सभी समझ में आ रहे हैं कॉन्सेप्ट? घर में पढ़ लेना, नहीं तो भूल जाओगे सभी चीज। नहीं मिला जी, जीएस पेपर 2 बता दो सबको। बोलो जल्दी बोलो। मैकेनिज्म्स, लॉ, इंस्टीट्यूशन, वल्नरेबल सेक्शन है ना जी वहाँ पे जीएस पेपर 2 में। बेटरमेंट ऑफ द नहीं मिल रहा है, जीएस पेपर 2 ही देख रही हो ना? आंसर दे के बोलते तो अच्छा लगता। गधा, चलो बहुत जल्दी खोज लिया हो तुम लोग। उल्टा पुल्टा तुम नया वाला नहीं ना, तुम्हारे पास नया वाला है ना, उसमें मेरा लोगो है ना ऊपर, क्रांति सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट लोगो वाला है, लोगो में सही लिखा है, इसलिए बोले तुमने इसका जेरक्स करवाया था ना? नहीं, उसमें हम नीचे कर दिए, उसमें साथ में आ गया था, एक में साथ में आ गया था। बाद में बताएंगे क्या है इसका मतलब। देखो टॉर्चर, टॉर्चर ठीक है, जो कि तुमको बिल्कुल नहीं करते हैं, हम नहीं करते हैं। देखो इंडियन पैनल कोड, ठीक है, हम बोले थे ना, अब पूरी तरह से हम लोग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, जिसको आईपीएस बनने का इच्छा है तो बहुत अच्छे से कान खोल के सुन लें। ठीक है, इंडियन पैनल कोड में कहीं भी टॉर्चर शब्द नहीं लिखा गया है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, टॉर्चर को हमेशा रीइंटरप्रिटेशन किया है कि टॉर्चर का मीनिंग ये होता है, टॉर्चर का मीनिंग वो होता है, मगर टॉर्चर शब्द कहीं पे भी जिक्र नहीं है इंडियन पैनल कोड में। समझ गए? देखो टॉर्चर इज नॉट डिफाइंड इन द इंडियन पैनल कोड, हाउएवर डेफिनेशन फॉर हर्ट और ग्रीवियस हर्ट आर क्लियरली लेड डाउन। मगर हर्ट जो तकलीफ पहुंचता है या कुछ ज़्यादा ही तकलीफ पहुंचता है, इसके बारे में लिखा गया, मगर टॉर्चर के बारे में नहीं लिखा गया। देखो पता है बाबू ये क्यों आया, ये एडिटोरियल तब आया, देखो जुलाई का, ये एडिटोरियल तब आया है जब तुम्हारा तमिलनाडु में पिता और पुत्र को लॉकडाउन में मार दिया गया था, कस्टोडियल डेथ हुआ था। बोले थे ना कस्टोडियल डेथ हुआ था, है ना, इस पर पूरा तहलका मच गया था पूरा इंडिया में, और इस पर हम लोग 2-3 एडिटोरियल पढ़ चुके हैं। हाँ, दुकान खोल के हुआ था। ठीक है ना, और पिताजी भी गए तो क्या हुआ, टॉर्चर होके, समझो सिंपल एक इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे पिता और पुत्र का मौत हो गया जेल में, कस्टोडियल डेथ हो गया जेल में। हाँ, तो बहुत ही ह्यू एंड क्राई हुआ इससे पूरा इंडिया भर में। और ये जो इंडिया में एक सिस्टम लकूना है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कि जेल क्या ओवर क्राउडेड हो गया है। पुलिस रिफॉर्म्स का बात है, पुलिस रिफॉर्म मतलब क्या है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म, जेल सिस्टम का रिफॉर्म है ना। पुलिस रिफॉर्म मतलब वो भी हुआ, जेल सिस्टम किस तरह का, ह्यूमन राइट्स कमीशन है ना, तो ह्यूमन राइट्स कमीशन इस बात को उठाया है, तो इसीलिए फिर हम लोग पढ़ेंगे इंडियन पैनल कोड के बारे में। समझ गए? हर्ट और ग्रीवियस हर्ट के बारे में जिक्र है इंडियन पैनल कोड में, मगर तुम्हारा टॉर्चर के बारे में कहीं जिक्र नहीं है। तो इसलिए इस चीज़ को वो करने के लिए इंडियन कोर्ट्स, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आते हैं और वो कहते हैं कि टॉर्चर क्या हो सकता है, हर्ट डज नॉट, दो द डेफिनेशन ऑफ हर्ट डज नॉट इंक्लूड मेंटल टॉर्चर, है ना, तो कहीं डिफाइन ही नहीं है कि हर्ट मतलब टॉर्चर हो सकता है। मगर फिर भी इंडियन हाई कोर्ट्स या फिर सुप्रीम कोर्ट आते हैं और ये कहते हैं कि टॉर्चर, साइकिक टॉर्चर, ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोलेक्सिटी और ओवरबेरिंग एंड इंटिमिडेटरी मेथड्स अमंग अदर्स इज द एम्बिट ऑफ टॉर्चर। टॉर्चर के अंदर क्या क्या चीज़ आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल कोड्स, कहते हैं कि यदि मेंटल साइकिक टॉर्चर हो रहा है, यदि मेंटली आपको परेशान किया जा रहा है तो ये टॉर्चर आ जाएगा। आपको बोल रहा है बाबू हाथ जलाए कि पैर जलाए, टॉर्चर। नंबर 1 ये बोला कि आपको बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, अननेसेसरी,
कोई बात नहीं, आधा घंटा आज आए हो, कल 2 घंटा इंट्रोगेशन करेंगे, भागो अभी यहाँ से। टॉर्चर है, समझे। थर्ड वन क्या है, ओवर बेयरिंग, ज़्यादा ही तुम उसको रख रहे हो, अलग अलग तरीके से मार रहे हो, पीट रहे हो, ये सभी आपका टॉर्चर के एम्बिट यानी कि टॉर्चर के अंदर आ जाएगा परिभाषा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट डिसाइड करता है, समझे। तो प्रॉपर आईपीसी में कहीं पे नहीं लिखा गया टॉर्चर का मतलब। वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन आर ऑल्सो प्रोवाइडेड इन द कोड विद द एनहेंस्ड पनिशमेंट। तो ये बोला कि वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट, जानबूझ के आप पहुंचा रहे हो किसी कैदी को या फिर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है, तो ये चीज़ आपके कोड में आएगा। और कोई आदि पुलिसकर्मी भी ऐसा करता है तो वो भी पनिशमेंट किया जाएगा, उसको भी पनिश किया जाएगा। जैसे बोलते हैं तुम लोग को कि यदि FIR दर्ज नहीं करोगे तो आपके ऊपर 2 साल का इम्प्रिजमेंट हो सकता है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बताएं पहले ये चीज़। तो यानी पुलिस भी इम्यून नहीं है, पुलिस को भी हो सकता है, पुलिस को पुलिस ही पकड़ सकता है ना। मगर दिक्कत क्या है, नेक्सस है यहाँ पे, कभी भी पुलिस से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है तो इंक्वायरी बैठा हुआ है। अब इंक्वायरी कितना सही है कितना गलत है, क्यों, फिर स्टेट गवर्नमेंट का बात आ जाता है। स्टेट गवर्नमेंट बोलती है फ़ोन करके, अरे मेरा चंगड़ा है, छोड़ दो उसको, मेरे लिए काम किया है, फंडिंग करता है इलेक्शन के टाइम में, अरे बहुत पहुंच है उसका क्रिमिनल्स से, रहने दो उसको, क्या 2 ही मर्डर तो किया है, कौन सी बड़ी बात है, अब तो मर्डर नहीं करेगा। उसको फ़ोन करके बोल देगा बाबू आप 3 है टारगेट तुम्हारा। ये है सिस्टम, है सिस्टम। अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC, इसी को बोलते हैं CRPC, और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इंक्वायर्स इनटू एवरी कस्टोडियल डेथ। यदि कोई भी जेल में किसी का मौत हो तो वहाँ पे एक इंक्वायरी कमेटी बनना चाहिए और उसमें जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होना चाहिए, वो करेंगे इस चीज़ का, ठीक है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट DM भी बनते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, या फिर तुम्हारे जो मासी जी तैयारी कर रहे हैं वो भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बन सकते हैं, ठीक है। DM देखो, DM और DC डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और DM मतलब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। तो मैजिस्ट्रेट मतलब समझ रहे हो, तुम जुडिशरी का काम कर रहे हो, पार्सली जुडिशरी का काम कर रहे हो। जब कोई एडमिनिस्ट्रेटर जुडिशरी सिस्टम का काम करे, जैसे निवारण करता है ना कलेक्टर जाके, तो उस समय वो जुडिशरी का काम कर रहा है तो मैजिस्ट्रेट बन जाता है कलेक्टर ही। यानी कि कल के दिन में खाली तुम कलेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर ही नहीं हो, जुडिशरी लेवल में भी तुम्हारा काम होने वाला है। जब ऐसा काम होगा तो तुमको DM बोला जाएगा, और जब ऐसा काम नहीं होगा तो तुमको DC बोला जाएगा। क्योंकि DC नहीं सुने हो, खाली DM सुनते हो, तो आप समझ जाओ DM बोलने का कोनोटेशन क्या है कि जहाँ पे तुम जुडिशरी भी फंक्शन कर रहे हो। और यही एक ही है, रोल अलग हो जाता है। हो गया क्या हुआ बाबू, बोलो। नो डेफिनेशन फॉर टॉर्चर इन IPC, मतलब बोल रहा है कि इंडियन पेनल कोड में जो है जो भी क्रिमिनल्स है उसको हम टॉर्चर नहीं करेंगे। नहीं, इंडियन पेनल कोड में कहीं टॉर्चर का मीनिंग नहीं दिया है, कहीं ये शब्द नहीं लिखा गया है, खाली केवल हर्ट और ग्रेवियस हर्ट के बारे में लिखा गया है। हाँ, जैसे कि अब ज़्यादा अब बुद्धि मत चलाओ। 1860 का जो इंडियन पेनल कोड है उसके अंदर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जैसे सेक्शन 377 हुआ, जैसे सेक्शन 498 क्लॉज A हुआ, इस तरह बहुत सारा सेक्शंस है। एडल्ट्री लॉ हो गया, बहुत सारा ऐसा लॉ है ना। तो अब ये बात समझो तुम, वो कहीं भी लॉ में कहीं भी टॉर्चर शब्द का यूज़ नहीं है इंडियन पेनल कोड में। तो आप क्रिमिनल को टॉर्चर नहीं कर सकते हैं, प्रैक्टिकली नहीं। टॉर्चर का वर्ड का यूज़ नहीं है, कर नहीं सकते, वो अलग बात है, हो तो रहा है ना जी, प्रैक्टिकली हो रहा है। वो शब्द कहीं पे जिक्र नहीं है, IPC में कहीं जिक्र नहीं है, बस जिक्र क्या, 2 शब्द का जिक्र है, हर्ट और जो काफ़ी मिलता जुलता चीज़ है उससे, ये बोलना चाह रहा है। मगर ये क्या है कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे आती है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट यहाँ पे आती है और ये बोलती है कि टॉर्चर के अंदर ये सभी चीज़ आ सकते हैं। साइकिक टॉर्चर भी आ सकते हैं, जहाँ पे आपको बोल के परेशान किया जा रहा है, जहाँ पे आपको आपको बार बार पूछा जा रहा है और लंबा आपका क्या इंट्रोगेशन हो रहा है, लंबा समय तक आपको पूछा जा रहा है, ये सब टॉर्चर ही है ना। और मन चाहे आपको मार रहा है, ये भी टॉर्चर है। तो सुप्रीम कोर्ट और बोला कि यदि कस्टोडियल डेथ होता है किसी का, यदि कस्टडी में, यानी कस्टडी मतलब जेल में, कस्टडी मतलब क्या, जेल, यदि जेल में किसी का मौत होता है तो एक कमीशन बनना होगा, एक कमेटी बनना होगा जिसका अध्यक्ष जुडिशियल मैजिस्ट्रेट करेंगे, ठीक है। और वो देखेंगे यदि गलत हुआ है तो पुलिस के ऊपर लगेगा फिर, और ये किसके अंदर आएगा, CRPC के अंदर आएगा। 1973 1973
ये बार बार अमेंड हुआ है और मैं अभी जो प्रेजेंट है इसलिए 73 बोलता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये समझना होगा, तुम जानते हो कि जब इंटरनेशनल, क्योंकि हम लोग जो लॉ अप्लाई करते हैं यहाँ पे, चाहे इन्वायरमेंट में हो, चाहे सोशल जस्टिस सिस्टम में हो, चाहे कहीं पे भी हो, तो इट मस्ट बी कोइंसाइडेंस विथ योर कंसोनेंस विथ योर इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस। यूनाइटेड नेशंस का जितना फ्रेमवर्क है उसके हिसाब से होता है बहुत सारा चीज़, अधिकतर। तो इंटरनेशनल इवेंट में है ऐसा कन्वेंशन टॉर्चर के ऊपर। इंडिया ने क्या किया, साइन भी किया, मगर रेटिफिकेशन नहीं किया अभी तक। रेटिफिकेशन मतलब क्या होता है? रेटिफिकेशन मतलब ये होता है कि आपको लॉ को लेके आना, साइन करने से नहीं होता है। रेटिफिकेशन मतलब क्या होता है? आपको लॉ बनाना। लॉ कहाँ से बनाते हैं? पार्लियामेंट में बनाते हैं, ठीक है। कहाँ बनाना होता है? हाँ, हद बात कर रहे हो तुम। बात समझ में आया? तो अब ये समझो, इसमें लॉ कमीशन का भी बात आएगा। लॉ कमीशन के बारे में जिक्र हुआ था यूपीएससी में, पहले बहुत ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता था कि लॉ कमीशन कौन सा बॉडी है? एग्जीक्यूटिव बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, लॉ कमीशन एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव बॉडी मतलब प्रेजेंट गवर्नमेंट बना सकती है इसको और ख़त्म भी कर सकती है। मोदी जी के पास पावर है ये बनाने का, लॉ कमीशन बनाने का। बस समझ में आ गया? तो देखो, इन 2017 Center admitted in the Supreme Court that it was seriously considering the 273 report, third report of Law Commission, ठीक है, that recommended ratification of UN Convention against torture and other cruel, unhuman or degrading treatment। तो तुम्हारा 2017 में सेंटर ने बोला कि हाँ, जैसे कि लॉ कमीशन ने हम लोग को पहले रिकमेंडेशन दे दिया है। लॉ कमीशन सरकार को ही देती है ना, सरकारें ना आखिर एग्जीक्यूटिव करेगी, जाकर फिर पार्लियामेंट में लॉ बनेगा। तो क्योंकि एग्जीक्यूटिव ही एग्जीक्यूट करता है चीज़ों को, लॉ को। तो ये बोली कि हम सीरियस हैं, ऐसा नहीं कि हम सोए हुए हैं, हम सीरियस हैं। जो तुम्हारा 273 रिपोर्ट है लॉ कमीशन का कि आप रेटिफाई करिए ना यूएन कन्वेंशन के हिसाब से, वो हम सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं, कर ही रहा है अभी तक। सोच लो कितना सीरियस है। तो गवर्नमेंट ने साइन किया, इट वॉज साइन बाई इंडिया, इंडिया ने साइन कर लिया, मगर A2 रेटिफाइड लिख दिया यहाँ पे। द कोर्ट हैज़ हेल्ड इन मैनी केसेस, कोर्ट ने क्या बोला है कि डेट पुलिस मैन फाउंड गिल्टी ऑफ कस्टोडियल डेथ शुड बी गिवन एट द डेथ पेनल्टी। ओह माय गॉड, बहुत बड़ा बात बोल दिया ना। यदि कस्टोडियल डेथ किसी का होता है तो कैपिटल पनिशमेंट मिल जाना चाहिए पुलिस को, फांसी दे दो उसको। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बड़ा फैसला हो गया ना। तहलका हो जाएगा इससे एडमिनिस्ट्रेशन में, तहलका मच जाएगा। और ऐसा एक बार नहीं, बहुत सारा बार बोल चुके हैं। मगर क्या है, देखो इसमें ये मानना पड़ेगा तुमको, कोशिश हुआ है पार्लियामेंट में ये चीज़ लाने का, अपोज कर दिया गया इस बिल को। क्यों? क्योंकि इस बिल का नेगेटिव यूज़ हो जाएगा। और यदि एक बार पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन गड़बड़ा जाए ना, ऐसे तो गड़बड़ तो है ही, और गड़बड़ा जाए तो और कियोस आ जाएगा सोसाइटी में। अब तो सबूत भी मिल जाता है तुमको, कोई आदमी मरता है वो सबूत तो खत्म कर देगा कस्टोडियल डेथ का। एक लेमन टर्म्स में बता रहे बात, समझे? तो वही बोला है। देखो 2017 बिल क्या था, रिट्रीब्यूटिव इन नेचर था। अब यहाँ पे हम लोग 4 सिस्टम पढ़ने वाले हैं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में 4 सिस्टम होता है और उसमें एक रिट्रीब्यूटिव जस्टिस सिस्टम होता है। रिट्रीब्यूटिव सिस्टम मतलब फैसला ऑन द स्पॉट, कैपिटल पनिशमेंट दे दो, इनकाउंटर कर दो। हैदराबाद वाला केस, विकास दुबे वाला, इसमें कोई माफ़ी नहीं, गोली मार के उड़ा दो। पुलिस को नहीं, ये सिस्टम को, ये सिस्टम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर बाबू, इसके बाद स्लाइड आएगा, 4 सिस्टम होते हैं, ठीक है। रिफॉर्मेटिव होते हैं, रिट्रीब्यूटिव होते हैं, ये बताएंगे, ठीक है। एक बार बताए थे, फर्स्ट एनालिसिस स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना, याद करो दिसंबर में बताए थे, ठीक है। तुम लोग उस समय पार्ट नहीं थे इसके, तो मैं फिर से इस बात को खोल देता हूँ, समझो। तो रिट्रीब्यूटिव मतलब क्या होता है कि जहाँ पे फैसला ऑन द स्पॉट, अब फैसला ऑन द स्पॉट मतलब क्या, कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी, या तो आप इनकाउंटर कर दीजिए। विकास दुबे का जो इनकाउंटर हुआ है ये रिट्रीब्यूटिव क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर आएगा। समझ में आया सभी को? तो यानी कि ये बिल है, अब ये समझो, ये बिल जो है, ये बिल तो यानी कि रिट्रीब्यूटिव हो गया। क्यों? क्योंकि डेथ पेनल्टी दे रहे हैं पुलिसमैन को आप, यदि कोई कस्टोडियल डेथ हो गया तो। समझ में आया कैसे लिंक किया रिट्रीब्यूटिव क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ? समझ में आया ये बात?
अब देखो यहाँ पे मैं दिक्कत क्या है कि जरूरी नहीं कि सब आदमी इनोसेंट ही पहुँचते हैं जहाँ उसका डेथ होता है। हो सकता है कि ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे टेररिस्ट हो और उसको प्रिवेंटिव एक्शन के लिए उसको मारना पड़े, उसको मार दिया और हमको फांसी दे दी है, तो फिर अलग हो जाएगा। इसलिए बिल को अपोज कर दिया गया। ये भी पक्ष सही है। तो देखो द ड्राफ्ट प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर बिल, जो बिल आया था इससे रिलेटेड, वो बोला कि वेग है, क्लियर नहीं है। वेग मतलब क्या? अनक्लियर है। एंड वेरी हार्श फॉर द पुलिस टू डिस्चार्ज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट फियर ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड प्रोसिक्यूशन। क्या बोल रहा है कि यदि इस तरह का बिल होगा और बिल एक्ट बन जाएगा तो पुलिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी अब निभा नहीं पाएगा पुलिस ठीक से, और डर डर के फूक फूक के कदम लेगा। ओहो गलती से कहीं इनकाउंटर हो गया तो। अब इनकाउंटर, बहुत सारे इनकाउंटर तो सही भी हो, जेन्युइन भी होता है ना। जैसे महाराष्ट्र में देख लो, अंडरवर्ल्ड का इनकाउंटर हुआ था क्रिमिनल लोग का, वो तो जेन्युइन था। मैं यदि ये सिस्टम लगा दिए तो इनकाउंटर कर रहा है, उसी पुलिस को डेथ पेनल्टी मिल रहा है, तो फिर समझे। इट इंक्लूडेड सीवियर और प्रोलॉन्ग पेन और सफरिंग। इससे क्या होगा? बहुत तरह का पेन हो सकता है, लंबा पेन हो सकता है, लंबा चोट हो सकता है एज फॉर्म ऑफ टॉर्चर, बट दैट वाज लेफ्ट अनडिफाइंड। द बिल प्रोवाइडेड फॉर द डेथ पेनल्टी फॉर कस्टोडियल डेथ, जान ही रहे, ये बता चुके हैं, ये बिल में है, लिखा गया है। इट प्रपोज रजिस्ट्रेशन ऑफ एवरी कंप्लेंट ऑफ टॉर्चर एज ए FIR, जितने भी टॉर्चर हुए हैं उससे रिलेटेड FIR दर्ज किया जाएगा थाने में। एंड ब्लैंकेट डिनायल ऑफ और एंटीसिपेटरी बिल भी नहीं मिला है। तुम लोग को बेल मिल जाता है ना, और घर में जाकर चाउमीन उमीन खा रहे हो बैठ के, बेल मिला हो, हाँ बेल मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है? अब इस कस्टोडियल डेथ हुआ तो बेल भी नहीं मिलेगा तो समझ, हाँ पुलिस को। इसका मतलब क्या है? पुलिस के ऊपर कितना रिस्ट्रिक्शन था इस बिल को लेके, ठीक है। वही बिल टू द एक्यूज्ड पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट कौन है? पुलिस है। ओवरऑल द प्रपोज्ड बिल वाज रिट्रेटिव इन नेचर। ओवरऑल क्या है? रिट्रेटिव है ना। फैसला ऑन द स्पॉट, फैसला ऑन द स्पॉट क्या है? डेथ पेनल्टी, कि आप फैसला कर दिए इसको डेथ पेनल्टी ही होगा, समझ गए। तो पुलिस रिफॉर्म्स में आ सकते हैं ये सभी चीज, तो नहीं हुआ, पास नहीं हुआ ना, बिल का बिल ही रह गया। बोल तो रहा है 2017 में ही बिल हुआ था और अभी 20 होने को है और ख़त्म होने को है। इनफैक्ट नहीं बना एक्ट। बिल और एक्ट में अंतर है। एक्ट कब बनता है? जब पार्लियामेंट से पास हो जाए, लोकसभा राज्यसभा से, और प्रेसिडेंट का सिग्नेचर मिल जाए वहाँ पे। तो यही बोले तुमको टाइप्स ऑफ जस्टिस, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम देखो कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। तो रिस्टोरेटिव जस्टिस सिस्टम देखो, इसका सेंस समझो। रिस्टोरेटिव जस्टिस सिस्टम मतलब कोई भी आदमी क्राइम करता है, ठीक है, वो भूला भटका है इस सिस्टम के हिसाब से, और कोशिश करिए उसको रिफॉर्म करने का, सॉरी रिस्टोर करने का। रिस्टोर मतलब क्या है? कि उसको फिर से सोसाइटी में रीइंटीग्रेट कर दीजिए। मेन स्ट्रीम में, याद करो, से वहीं से लिया गया, बिल्कुल मैंने वहीं से फिर उठा के लिया है। बाबू वो जो बताए थे दिसंबर में, एग्जैक्टली वहीं से कॉपी पेस्ट किए हैं फिर इस चीज़ को। तो देखो क्या है? क्राइम कॉजेज हार्म एंड जस्टिस रिक्वायर्स रिपेयरिंग दैट हार्म, है ना। क्राइम की वजह से आपको दुख पहुंचता है, हार्म होता है, और जस्टिस का काम ही है कि हार्म को रिपेयर करे, है ना। और इसके 4 पिलर है जी। रिस्टोरेटिव जस्टिस सिस्टम का 4 पिलर है। इंक्लूजन ऑफ ऑल पार्टी, जितने ही पार्टी हैं जिसके साथ खराब हुआ, जो खराब किया है, जो लोग प्रभावित है, सभी लोग यहाँ से जुड़े। सेकंड क्या है? इनकाउंटरिंग द अदर साइड, दूसरे पक्ष का बात मानना, समझना क्या एक्चुअल फिगर है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। मेकिंग अमेंड्स फॉर द हार्म, यदि कोई दिक्कत हुआ है तो किस तरह संशोधन करे कि उसको कम दिक्कत हो, है ना। मान लो कि किसी को दिक्कत हुआ है, कम कर दो, पैसा देखिए, बहुत सारा तरीका है। री इंटीग्रेशन ऑफ द पार्टीज इनटू देयर कम्युनिटीज, ठीक है ना। फिर सोसाइटी में उसको आगे रख दिए कि हाँ आपको जीने का पूरा अधिकार है। जैसे कोई है चोर है, वो चुरा लिया और गया जेल में और बोला कि मेरी बहन का शादी था, या फिर किडनी खराब है मेरे माँ बाप का, कोई भी हो सकता है रीज़न, क्या करें? उसको हम फैसला ऑन द स्पॉट कर दे क्या? मैं कर देता है लोग, तो बोलता कोई बात नहीं, सब बात समझे, फिर उसको सोसाइटी में इंटीग्रेट कर दिया। या फिर कोई जेन्युइन चोरी है, उसको वहाँ पर समझाए, फिर रीइंटीग्रेट कर दिए। इसी को रिस्टोर बोलते हैं। जस्टिस को क्या? जस्टिस को रिस्टोर किए ताकि हार्म ना हो, समझे, ताकि हार्म ना हो। इट रिक्वायर्स, और इसके लिए कोऑपरेटिव एफर्ट चाहिए, कम्युनिटी का भी, गवर्नमेंट का भी। क्यों कम्युनिटी का? अब बोल देगा यही चोरवा है जो गया था, फला जगह डाका मारा था, डिस्क्रिमिनेट हो जाएगा।
एक कोविड पेशेंट है, समाज में कोविड पेशेंट को बार बार बोल दोगे तो सुसाइड भी हुआ कि नहीं हुआ? तो कोऑपरेशन सोसाइटी की तरफ से होना चाहिए ना। और ये तो यहाँ तो आदमी को एक दिन पकड़ कर ले जाए तो जिंदगी भर बोलेगा कि जेल में जाकर आया है, ठीक है ना। क्रिमिनल है। तो रिफॉर्मेटिव जस्टिस सिस्टम समझ गए ना कि क्या है? रिस्टोर यानी कि उसको सोसाइटी में फिर से रिस्टोर कर रहे हैं। अब एक रिफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स ला दे रहे हैं आदमी के अंदर, इतना रिफॉर्म्स ला देने के फिर रिस्टोर हो जाए वो, समझे? यानी कि रिफॉर्म करके ही रिस्टोर करोगे उसको। बाबू रिफॉर्म करना है ना, बदमाश हो तुमको रिफॉर्म करना होगा तभी तो रीइंटीग्रेट होगे सोसाइटी से। जेल में लाइब्रेरी देंगे, पढ़ा लिखा नहीं है तो पढ़ाएंगे। जैसे तिहाड़ जेल में किरण बेदी की थी कि नहीं की थी? तो रिफॉर्मेटिव जस्टिस सिस्टम है ये। क्या बोलो? हाँ बिल्कुल खाली बच्चे तक ही नहीं, सब तक है। एक एग्जाम्पल दे रहा है ये, ठीक है, उसका एग्जाम्पल बहुत सही है। तुम काहे एकदम सैक्रोसेंट चले जाते हो? सबके लिए है ये, ठीक है ना। तो समझो कि रिफॉर्मेटिव का ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, ह्यूमनिस्टिक प्रिंसिपल है कि गलती कर दिया, इसको रिफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ही डज नॉट सीज टू बी ह्यूमन बींग, ये ह्यूमन बींग ही है। ऑफेंडर हो गया तो क्या हुआ? इसलिए एक एफर्ट होना चाहिए रिफॉर्म करने का। जितना पीरियड वो जेल में रहे, वो बोल रहा है ना, इज आर हर इनकार्सिरेशन। इसका मतलब क्या है? जितना जेल में रहेगा, जितना टाइम उसके ऊपर अपराध है और जितना टाइम वो रहेगा जेल में, उसको सुधार करिए। और इस पे ही एक्चुअली रिफॉर्मेटिव जस्टिस सिस्टम में किरण बेदी ने अपना नाम कमाया था तिहाड़ जेल में। पढ़ लेना बाबू हिस्ट्री, किरण बेदी से रिलेटेड बहुत नाम है। अभी भी किरण बेदी का कितना नाम है? पौधीचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर है कि नहीं है? IPS ऑफ इंडिया, बिल्कुल। जबकि उसको IAS कैडर मिल चुका था। ये मत समझना कि रैंक कम आया था उनका। और इंडियन का इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर रह चुकी है किरण बेदी, टेनिस प्लेयर है, इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर रह चुकी है। तो मामूली आदमी नहीं है ये सब। पौडीचेरी में जाकर पुलिस का भी हालत खराब कर देती है। IPS है। इंदिरा गांधी का जब कैन उठवा दी है ना, व्हीकल्स उठवा दी ट्रैफिक को सुधारने के लिए, दिल्ली ट्रैफिक सिस्टम, ये कुछ भी कर सकती है। बोल्ड लेडी है। जो IPS जो बन के जाते हैं ना, IPS जो बन के जाते हैं तो किरण बेदी सबसे फोर फ्रंट में है। जो बोलते हैं ना, जो देख के सीखता है किसी से, आइडल, इंस्पिरेशन। और बहुत सारे ऐसा प्रोग्राम होता है जहाँ पे किरण बेदी आके अपना स्पीच देती है। बहुत सारा देखना IPS हमारे जो मित्र बताते हैं ना, गुजरात कैडर वाला बोलते हैं ना, मित्र नहीं, मित्र वाले और सर वाले जो मेंटरशिप हमको किए थे, मिले हैं हमको। हाँ IPS, हाँ बोले नहीं थे, नहीं एग्जाम्पल गाजीपुर का वो अलग था, उसका यूनिफॉर्म अलग था। शुरू में थोड़ा वहाँ तक पहुँचने में टाइम लगा। ठीक, समझ गए दो चीज़। अब देखो रिट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड रिस्टिट्यूटिव जस्टिस। देखो रिट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होता है? और सिस्टम अब वही बोले ना, फैसला ऑन द स्पॉट, बोले कि नहीं बोले? एग्जाम्पल कैपिटल पनिशमेंट। इंडिया में जैसे तुम्हारा क्राइम्स है, जैसे कि बच्चे के साथ कुछ गलत काम हुआ है तो डेथ पेनल्टी या इनकाउंटर कर दिए, फैसला ऑन द स्पॉट हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। तो सिस्टम ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बेस्ड ऑन द पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंडर्स देन रिहेबिलिटेशन। इसको जेल में क्या है, ये क्या इसको रिस्टोर करेंगे? उड़ा दो इसको। डायरेक्ट कत्ल है ना? हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। तो बोल सकते हो रिट्रीब्यूटिव जस्टिस सिस्टम है। अब रिस्टिट्यूटिव देखो, रिस्टिट्यूटिव क्या है कि यदि कोई दिक्कत हुआ है, तुम्हारे साथ गलत काम हुआ है तो तुमको कंपनसेशन दिया जाएगा मनी। जैसे गुजरात जब गोधरा कांड हुआ था, 2002 में गोधरा कांड हुआ था ना गुजरात में, हिंदू मुस्लिम को लेके, तो बहुत सारे सर्वाइवर थे जो बच गए, बहुत सारा उनको दिक्कत हुआ है, तो जो सर्वाइवर है उनको कंपनसेशन मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने लगातार मारा है गुजरात गवर्नमेंट को कि इतना दुख झेली थी वो एक महिला है, यहाँ पे पढ़ लेना। तो 2002 की विक्टिम है, उसको कंपनसेशन मिला है, उसको पैसा के रूप फॉर्म में। समझ गए बात को? ठीक है। पुलिस रिफॉर्म इज द नीड ऑफ द आवर। इसलिए क्या है, पुलिस रिफॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो? द इन्वेस्टिगेशन, द प्रोसिक्यूशन आर नॉट फेयर, दिस मस्ट बी रेटिफाइड फर्स्ट एज सेड बाय द रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज। बोला जो इन्वेस्टिगेशन होता है किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है,
और जो प्रोसिक्यूशन होता है यानी कि किसी को आप ट्रीट करते हैं, जेल में डाल देते हैं, वो फेयर नहीं है। और पता है ये आई12 कौन लिखा है? एक IPSC लिखा है आई12 को, बता दो मैं तुम लोग को, एक IPS लिखे हैं, ठीक है। देयर मस्ट बी रेटिफाइड फर्स्ट, पहले सबसे पहले जानना होगा आपको, ठीक है, एज बाय द रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज। सुप्रीम कोर्ट जज का ये शब्द है कि इन्वेस्टिगेशन फेयर होना चाहिए, प्रोसिक्यूशन फेयर होना चाहिए। पुलिस नीड टू बी ट्रेंड बेटर, पुलिस को ठीक से ट्रेनिंग देना होगा आपको, ठीक है। जो टेम्पटेशन है कि 3rd डिग्री यूज़ कर देंगे वो रिप्लेस होना चाहिए। 3rd डिग्री टॉर्चर अच्छी बात नहीं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन का अगेंस्ट है। आपको साइंटिफिक स्किल की तरफ मूव करना चाहिए, है ना। यानी कि आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ करके कैदी से बात करना होगा, ये नहीं कि जाकर 10 डंडा दे दिया, पूछिए कि खजाना कहाँ है। द नीड ऑफ द आवर, तो नीड ऑफ द आवर क्या है कि रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम एंड इम्प्लीमेंट रिकमेंडेशन ऑफ वेरियस कमीशन। बहुत सारे जैसे लॉ कमीशन का रिकमेंडेशन है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का, बहुत सारे जजेस का रिकमेंडेशन, जैसे प्रकाश सिंह का रिकमेंडेशन, वो सभी चीज़ को पैरेलली भी करे, वो भी अप्लाई करे, साथ साथ ऐसा एक्ट भी लेके आए। बात समझ रहे हो ना, एक्ट भी लेके आए, रिफॉर्म्स भी लाए और सिस्टम को सुधारने का प्रयास भी करे। Meanwhile, the parliament should try to bring a separate anti-torture law in tune with the reformative justice system rather than beg. तो रिफॉर्मेटिव सिस्टम वाला, रिफॉर्मेटिव बोल रहा है, देख रहे हो शब्द कैसे कैसे तुम्हारा वो शब्द रिट्रीब्यूटिव से कैसे रिफॉर्मेटिव की ओर गया है, समझे। तो इसलिए पार्लियामेंट को भी ज़रूरत है कि रिफॉर्मेटिव जस्टिस सिस्टम वाला कोई लॉ लेके आए जिसमें एंटी टॉर्चर लॉ के बारे में जिक्र हो, तब जाके सभी चीज़ पे वो कर पाएंगे, ठीक है ना, बल्कि रिट्रीब्यूटिव जस्टिस सिस्टम का बात हो। क्यों? कैदी को मार दिए, फिर आप पुलिस को भी मार दीजिएगा तो क्या फ़र्क रह गया? रक्षक ही जब भक्षक बन गया तो क्या फ़ायदा है? दिस इज द एंड ऑफ टुडेज करंट अफेयर्स।